दोबारा आपके पास एक सॉरी ओके सो आज हम दोबारा आपके पास एक डिस्कशन फोरम की प्रेजेंटेशन के साथ आए हैं। आज की प्रेजेंटेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज़ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड्स सेल्फ इस्टीम और कैसे पेरेंट्स बच्चों में हाई सेल्फ इस्टीम को फॉस्टर कर सकते हैं। हमारी प्रेजेंटर हैं अलवीरा। शी इज़ द कैप्टन ऑफ ग्रुप 1 फ्रॉम कम्युनिटी 23 और अलवीरा आप जब भी व्हेनेवर यू रेडी यू कैन स्टार्ट। ओवर टू यू। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम अलवीरा मेमन है। आई एम फ्रॉम कम्युनिटी 23 और हमारे कम्युनिटी हेड्स हैं ज़ेबुन्निसा एंड हसीब। The topic that I'll be presenting is developing child self-esteem. अब ये टॉपिक क्यों इतना अहम है, इसको क्यों चूज़ किया गया, तो इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि चाइल्ड बच्चे की सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत क्रूशल होती है फॉर देयर कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस, उनकी इमोशनल वेल बींग के लिए, उनकी सोशल स्किल्स के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एंड ओवरऑल सक्सेस के लिए। और यही बच्चे आगे बढ़ के हमारी कौम का सरमाया होंगे, हमारी सोसाइटी को बिल्ड करने में एक अहम रोल प्ले करेंगे। इस वजह से इस टॉपिक को चूज़ किया गया। हम आ जाते हैं अपने एजेंडा पे। let me move the slide. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लेंगे, फिर सेल्फ एस्टीम को ब्रीफली देख लेंगे, फिर जो बच्चे जिनका इंक्लिनेशन हाई सेल्फ एस्टीम की तरफ होता है वो देख लेंगे, जिनका लो सेल्फ एस्टीम की तरफ होता है वो देख लेंगे, एंड देन विल डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। फिर कुछ पेरेंटल टिप्स हम डिस्कस कर लेंगे और फिर इसको हम कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स बिगिन with that quote, nothing can dim the light that shines from within. यहाँ पर लाइट या रोशनी सिंबलाइज करती है उन क्वालिटीज को जो आपके अंदर अच्छे से इन्फ्यूज्ड हैं और आप उनमें कंफर्टेबल हैं। when you are when you are comfortable within your own skin, then you reflect the same. तो हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी इनर थॉट्स को। सेल्फ एस्टीम को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे लेते हैं ताकि हम आगे उसको कनेक्ट कर सकें। द वे एन इंडिविजुअल सीज हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और ये जो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ या सोचता हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस मेरी अपने आप से क्या हैं, और वो लोग जो मेरी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करते हैं, जैसे कि मेरे पेरेंट्स हो गए या मेरे सिबलिंग्स हो गए या मेरे फैमिली मेम्बर्स हो गए जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनके पर्सपेक्टिव मेरे हवाले से क्या हैं। According to pool of experts, Morris Rosenberg says that self-esteem is quite simply one's attitude towards oneself, और कूपर स्मिथ कुछ कंडीशंस आइडेंटिफाई करते हैं जिनका अफेक्ट जो है बच्चे की सेल्फ एस्टीम पे पड़ता है, जिसमें पेरेंटल वार्मथ एंड एक्सेप्टेंस आ गई, क्लियरली डिफाइंड एंड एनफोर्स लिमिट्स आ गई, रेस्पेक्ट फॉर एक्शन विद इन दीज लिमिट्स। अब जिन बच्चों का इंक्लिनेशन हाई सेल्फ एस्टीम की तरफ होता है, उनमें बहुत कम बिहेवियर प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं। वो सोशल सेटिंग्स में कंफर्टेबल होते हैं, वो अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, अच्छे टीम वर्कर्स होते हैं, और उनके अंदर जो है जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं वो उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन अ नट शेल उनका ओवरऑल बिहेवियर ये होता है कि actually I can do it. In the same way, on the contrary, अगर आप देखें जिन जिन बच्चों में लो सेल्फ एस्टीम होती है, उनका इंक्लिनेशन होता है कि वो सोशल सेटिंग्स में कंफर्टेबल नहीं होते, अवॉइड करते हैं, पीयर प्रेशर में फ़ौरन आ जाते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन में जो है वो परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं या अवॉइड करते हैं, और अगर उनसे कोई गलती हो तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय दूसरों पे ब्लेम करते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत होता है, जल्दी ही डीमोटिवेट हो जाते हैं, और उनका ओवरऑल बिहेवियर होता है कि वो ये नहीं कर सकते, या वो सोचते ज़रूर हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता।
फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कंपोनेंट्स को वन बाय वन और कोशिश करेंगे उसको रिलेट करने की अपने दीन के साथ। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ पर्पस एंड सेंस ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंस। पहले आता है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अगर हम बच्चे की डेवलपमेंटल नीड्स को समझेंगे, उसको वक्त देंगे, उसके साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बचपन से मेंटेन करेंगे, तो वो बच्चा एक स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट बच्चा होगा। लेट्स लुक एट द मॉडल ऑफ सर्कल ऑफ सिक्योरिटी, दैट हाउ वी रेज अ सिक्योर चाइल्ड। अब बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स या उसके गार्डियन उसकी सिक्योर बेस हैं। वो अपनी ज़रूरत के लिए या ज़रूरियात के लिए हर वक्त हमें लुक फॉरवर्ड करता है एज पेरेंट्स या एज गार्डियन। तो एज पेरेंट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसे पूरा करें, हम करते भी हैं। फिजिकली तो हम उसकी सारी डिमांड्स पूरी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमोशनली हम उस चीज़ को शायद उस तरीके से कवर नहीं कर पाते, या तो लैक ऑफ अवेयरनेस होती है या फिर हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। जैसे कि बच्चा आपसे क्या चाहता है कि आप उसके साथ खेलें, आप उसके साथ एंजॉय करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, एक फैमिली टाइम आपसे वो चाहता है। और इसी तरीके से जब वो तकलीफ़ में होता है या उसे कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो कंफर्ट के लिए भी आप उसकी जन्नत हैं। वो आप ही की तरफ से लौट के आता है। तो आपका काम या हमारा काम एज़ गार्डियन ये होता है कि हम उसको कंफर्ट करें, उसको प्रोटेक्ट करें, और उसकी जो फीलिंग्स हैं जिसमें हैप्पीनेस है, सैडनेस है, समटाइम्स फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि वो अपनी बात उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता, तो अगर हम उन फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं तो एक ट्रस्ट उसका जो है वो डेवलप होता है आपकी तरफ, और आपकी वजह से वो अपने अंदर भी एक कॉन्फिडेंस फील करता है, अपने अंदर भी एक ट्रस्ट फील करता है कि जब भी मुझे ज़रूरत हुई तो मेरे पेरेंट्स या मेरे गार्डियन मेरे लिए मौजूद हैं। फिर हम आ जाते उसको रिलेट करते हैं हदीस के साथ कि इसकी इतनी अहमियत है कि वी आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्सन इन आर हैंड। मतलब अल्लाह ने हम पर भरोसा करके एक ज़ात को हमारे हवाले किया, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी अहमियत का अंदाज़ा हम इस हदीस से लगाते हैं कि ऑल ऑफ यू आर शेपर्ड्स एंड ईच ऑफ यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फ्लॉक। तो ये बच्चे जो हैं हमारे फ्लॉक का हिस्सा हैं, और इस हदीस से हम सब वाकिफ़ हैं कि हम अपनी अपनी जगह पर रिस्पॉन्सिबल हैं अपने जो भी हमारे अंडर लोग आते हैं उसके लिए। तो एक बच्चे के लिए भी उतनी ही अहमियत है पेरेंट्स की, और एक पेरेंट की भी उतनी ही अहमियत होनी चाहिए कि मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मैं सिर्फ इसकी फिजिकल नीड्स को पूरा ना करूँ बल्कि इसकी इमोशनल नीड्स को भी उतनी ही अहमियत दूँ। फिर हम आ जाते हैं सेंस ऑफ आइडेंटिटी पे। जब एक इंडिविजुअल अल्लाह को पहचानेगा, तभी वो खुद को कॉन्फिडेंटली प्लेस कर सकता है इस दुनिया के सिस्टम में। As parents, it's our responsibility that we introduce a child about who is Allah at the very young age. उसकी अहमियत का अंदाज़ा हम सूरह हशर की इस वर्स से लगा सकते हैं। तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून। इन वर्स में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि here the Lord is saying that forgetting him causes us to forget ourselves in turn and ultimately leads us to transgression। मतलब अल्लाह को की पहचान कराना एक बच्चे को बहुत ज़रूरी है। अगर वो अल्लाह की ज़ात को पहचानता है तो वो ये भी समझेगा कि मैंने लौट के उसकी तरफ जाना है, तो मैंने उसको खुश करना है, उसकी तरफ देखना है कि वो मुझसे क्या चाहता है, मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। फिर वो दूसरी चीज़ों से उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी और वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करेगा। एक ट्रेडिशनल कोट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो कि काफ़ी फेमस है। मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू, ही हु ट्रूली नोज हिमसेल्फ हैज़ नोन हिज लॉर्ड। यानी कि अगर मैं अपने रब को पहचानता हूँ तो मैं अपने आप को पहचानता हूँ, मैं अपने आप को पहचानता हूँ तो मैं अपने रब को पहचानता हूँ। दे गो हैंड इन हैंड के बग़ैर अल्लाह की पहचान के हम अपने बच्चे को उसकी रियल आइडेंटिटी से इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। फिर हम आ जाते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पे। हम ग्रुप्स में रहते हैं और अल्लाह ने हमें सोशल बीइंग बनाया है। इसी तरह एक बच्चा भी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहता है। अगर उसे वो ना मिले तो सारी ज़िंदगी उसकी ज़ात में कमी रह जाएगी। फिर वो हर सही और गलत जगह पर फिट इन होने की कोशिश करता है।
अगर इस कंपोनेंट को सप्रेस किया जाए तो बहुत से सोशल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पूल ऑफ एक्सपर्ट्स, in cases of abuse, neglect, or disorganized attachment, the absence of a sense of belonging has a devastating impact on psychological and social functioning, which extend through childhood and adolescence and well into adulthood. Example can be drawn from social psychological literature where children have experienced social isolation from a young age. तो आजकल जो हम देखते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इट कुड बी वन ऑफ द कॉज कि वो बच्चे निगलेक्ट हुए हैं या बच्चे अब्यूज़ हुए हैं इमोशनली, या उनको उनकी वो डिमांड हम पूरी नहीं कर पा रहे किसी वजह से जो उनकी ज़रूरत है, जो उनकी डेवलपमेंटल नीड है। तो मे बी दैट मतलब आई एम प्रिटी श्योर दैट इट इज़ वन ऑफ द कॉज एज वेल। बाकी और चीज़ें भी ऑब्वियसली उसमें जो है ना एक रोल प्ले करती हैं, बट दिस इज़ दैट वी कैन एड्रेस वेरी वेल एज पेरेंट्स। फिर हम आ जाते हैं सेंस ऑफ पर्पस पे। अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स एज अडल्ट्स हमें भी नहीं मालूम होता कि अल्लाह ने मुझे क्यों बनाया, क्यों भेजा, और इसी वजह से हम यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड माई एग्जिस्टेंस, ये बच्चे को छोटी उम्र से अगर हम क्लियर करें और उससे बताएं कि अल्लाह ने आपको किसी मकसद से इस दुनिया में भेजा है, तो फिर चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। स्पेशली जो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है वो स्टोरी ऑफ एडम अलैहिस्सलाम से मिलती है। वो हम बच्चों को ज़रूर इंट्रोड्यूस हमें करवाना चाहिए छोटी एज से कि पहले इंसान की जो पैदाइश हुई थी वो क्यों हुई थी, और फिर इस दुनिया में हमें टेस्ट एंड ट्रायल के लिए भेजा गया था। जैसे कि सूरह मुल्क में है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। According to this verse, during our entire lives, we are constantly undergoing trials and tests to see how we act in the context of our lives on earth with its various challenges and temptations. अब कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बीमार है, कोई लाइक जो है वेल है, और कोई भूखा है या कोई वेल फेड है। हर कोई किसी न किसी टेस्ट से ज़रूर गुजर रहा है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको हम ये कहें कि उसकी ज़िंदगी परफेक्ट है, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ नॉट फॉर परफेक्शन। अल्लाह ताला सूरह कहफ में फरमाते हैं इन्ना जअलना मा अलल अर्दी ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। We have surely made whatever is on the earth as an ornament for it so that we may try them which of them is best in conduct। मतलब अल्लाह ने हमें बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। अल्लाह ने हमें औलाद दी, अल्लाह हमें माल देता है, अल्लाह हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, लेकिन वो ज़िंदगी नहीं है, वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। वो ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने हमें एक बहाने ज़रूर दिए हैं और उस पर हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ ज़रूर डाली हैं, लेकिन हमारी अल्टीमेट डेस्टिनी अल्लाह की तरफ लौट के जाना है, और उसकी पहचान कराना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। फिर हम आ जाते हैं सेंस ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस कैसे आती है किसी भी चीज़ में? when we have knowledge, skill and a positive attitude। अब अगर एज पेरेंट्स हम ले लें तो क्या हमें इस बात का अंदाज़ा है कि पेरेंटिंग में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या जो ज़रूरी हैं हमारे हमारे जानने के लिए, या एक बच्चा जो ग्रो कर रहा है उसकी क्या फिज़िकल नीड्स, तो जनरली हम एक चीज़ों से समझ जाते हैं कि बच्चे को खाना चाहिए, बच्चे को कपड़ा चाहिए, बच्चे को कंफर्ट चाहिए, लेकिन उसकी बहुत सारी ऐसी नीड्स भी होती हैं जो समटाइम्स हमें नहीं मालूम होती। तो उसकी नॉलेज का होना, फिर पेरेंटहुड की स्किल का होना, फिर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना टुवर्ड्स दैट चाइल्ड, ये सारी चीज़ें बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। और फिर नॉलेज की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। और यही चीज़ हमें अपने बच्चे के अंदर भी इनकलकेट करनी है कि नॉलेज जो है वो अपने माँ की गोद से लेके कब्र तक हासिल करनी है। वो सिलसिला कभी नहीं रुकेगा, और आपकी नॉलेज और आपकी ग्रोथ का सिलसिला कभी नहीं रुकना चाहिए, और वही चीज़ उसको डे टू डे चीज़ों में कॉन्फिडेंस देती रहेगी। अब हम पेरेंटल टिप्स पे बात कर लेते हैं। Provide an environment that is safe for your children to learn and grow। अब जो environment से मकसद
यहाँ पर यह है कि फिजिकली चोट लग रही है या नहीं लग रही है, ये वो मतलब नहीं है। इट्स अ वेरी वाइडर पर्सपेक्टिव है। जैसे कि हमने शुरू में एक मॉडल देखा कि बच्चा जो है इमोशनली किन अप एंड डाउन से गुजर रहा होता है, और उस सारे ड्यूरेशन में उसके पेरेंट्स उसको अवेलेबल हैं कि नहीं। उसके पेरेंट्स की अवेलेबिलिटी उसके लिए बहुत अहम रोल प्ले करती है। उसका ट्रस्ट कॉन्फिडेंस वो वहीं से डेवलप होना शुरू होता है। Second, provide them age appropriate challenges and risk. हम समटाइम्स एज पेरेंट्स जो हैं वो डरते हैं बच्चों को चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजारने में, उनके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, उनको जो है वो चीज़ें करने को नहीं देते बल्कि उन आगे से बढ़ के खुद कर लेते हैं। अब अगर हम छोटी सी एग्जांपल लें कि अगर मैं अपने बच्चे के साथ ग्रोसरी स्टोर जाता हूँ और उसको कहता हूँ कि जाके तुम जो है कोई चीज़ पिक करो, डिसाइड करो कि इसमें से तुम्हें कौन सा फ्रूट लेना है, छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन उस छोटे से एक्ट से उस बच्चे के कॉन्फिडेंस में एक बहुत बेहतरीन चेंज आएगा कि वो अच्छा डिसीजन मेकिंग मेकर होगा। उसे डिसाइड करना आएगा कि ये बेहतर है। इसी गलती ज़रूर कर सकता है लेकिन एटलीस्ट उसमें एक ये स्किल डेवलप होगी। फिर इसी तरीके से जब आप मनी एक्सचेंज कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको करने दें कि जाके देखो, ट्राई करो, कैलकुलेशन करेगा तो फिर उसको डिसीजन मेकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये सारी चीज़ें उसमें डेवलप होंगी और वही चीज़ें उसको कॉन्फिडेंस देंगी। फिर आ जाते हैं हम एक्सरसाइज हेल्दी बॉडी इमेज विद द चिल्ड्रन। अनफॉर्चुनेटली हम अपने बच्चों को मोटा, काला, गोरा, इस तरह के जो है ना समटाइम्स टैग्स दे देते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको कंपेयर करते हैं और हम समझते हैं कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन उससे उस बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू होती है। जैसे, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा हम इस हदीस से लगाते हैं। अब्दुल्ला बिन अमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान महफूज रहे। और हम अपने बच्चों के साथ जो करते हैं फिर वही बच्चा बाहर निकल के अपने से कमज़ोर के साथ वो करता है। खुद तो वो अपना जो है वो कॉन्फिडेंस लूज कर ही देता है, फिर वो एक सोसाइटी को भी डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना है कि हमें बहुत रिस्पेक्ट के साथ बच्चे के साथ डील करना है, और अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करे, हमें उसको रिस्पेक्ट करना सिखानी होगी, उसको रिस्पेक्ट देनी होगी। encourage your children to join volunteer work। अब हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कम्युनिटी वर्क होते हैं जिसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, हालांकि ये सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंगनेस में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम अब बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें करना सिखाएं कि भाई हमें एम्पथी प्रोड्यूस होती है, इससे डेवलप होती है, सॉरी, कि अगर मैं एक गरीब आपको नज़र आता है जिसको जो भूखा है उसकी आप मदद करते हैं, कोई नेबर है डिफिकल्टी में आप उसकी मदद करते हैं, बच्चा आपको देख रहा है कि आप आउट ऑफ द वे जाके किसी की हेल्प कर रहे हो, तो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी, एक उम्मा का एहसास, एक तकलीफ जो है अगले की समझने का एहसास जो है उस बच्चे में पैदा होता है। और फिर आप कम्युनिटी, इतनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ जाके आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उसको लेके जा सकते हैं, उसमें एक शुक्रगुजारी का एलिमेंट भी आप उसके अंदर पैदा करते हैं कि अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है और देखो आपका भाई या बहन तकलीफ में है, तो जाके उनकी मदद करो। ये चीज़ें अगर हम शुरू से लेके चलते हैं तो फिर जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो फिर बड़े काम कर पाएगा। जब छोटी छोटे काम बचपन में करना शुरू कर देगा तो उसके लिए एक चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी और फिर बड़े होकर वो सोसाइटी में एक अहम रोल प्ले कर सकेगा। नॉर्मलाइज मिस्टेक्स, sorry, yeah, next point है, assure them that mistakes and failures are the part of life and it is okay to experience those। जब बच्चा गलती करता है और पेरेंट के पास आता है तो हमारा जनरली ये बिहेवियर होता है कि हम उसे या तो डांटेंगे या उसको शायद हाथ भी उठा देंगे कि ये तुमने क्या किया। हालांकि उस चीज़ को हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए कि मिस्टेक्स जो हैं और फेलियर ज़िंदगी का हिस्सा हैं। परफेक्शन ज़िंदगी में नहीं है, हम मिस्टेक्स करते हैं और उसी से सीखते हैं। हमारी ग्रोथ ही तब होती है जब हम मिस्टेक्स करते हैं। जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई, उन्होंने भी वो काम किया जिससे उन्हें मना किया गया था, लेकिन फिर उस पर वो डटे नहीं रहे बल्कि उन्होंने उसको फिक्स किया, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटीज टू डू डेली चोर्स सो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड इंडिपेंडेंट। बेसिक लाइफ स्किल्स का सिखाना बहुत ज़रूरी है डिस्पाइट ऑफ जेंडर रोल्स।
चाहे बच्चा है चाहे बच्ची है, अपने आप को संभालना आना चाहिए कि कुछ छोटे मोटे काम कर लेना अपने, वो बहुत ज़रूरी है और वो शुरू से उसको आने चाहिए, ताकि जब वो एज अडल्ट जब वो रिलेशनशिप्स में होते हैं तो वो आपस में लड़े नहीं कि तुमने मेरा ये काम नहीं किया या मेरा ये काम नहीं हुआ। जब वो खुद कर सकेंगे तो फिर वो बड़े मिशन पे फोकस्ड होंगे, फिर वो औलाद की तरबियत पे फोकस्ड होंगे, और औलाद की तरबियत और सोसाइटी को जो है एक बेहतरीन जनरेशन देना ही हमारी जिम्मेदारी है। फिर हम आ जाते हैं हेल्प इन सेटिंग गोल्स एंड इनकरेज देम व्हेन दे अचीव इट। छोटे छोटे गोल्स सेट करें उनके लिए, छोटी छोटी अचीवमेंट हो उनकी। फॉर एग्जांपल, बहुत छोटी सी एग्जांपल है कि मैं अपने बच्चे से कहूँ कि आज जो है मैं तुम्हें इस प्रॉफिट की तुम स्टोरी पढ़ो और मुझे उसको समराइज करके दो, अगर तुम ये कर लोगे तो फिर हम कहीं घूमने बाहर चलेंगे, फिर हम मिल के कुकिंग करेंगे, मे बी हम कहीं आपके फ्रेंड के पास चलेंगे, तो वो उसको पता चलेगा कि मेहनत करके मैं चीज़ें जो अचीव कर सकता हूँ, जो मेरी पसंदीदा चीज़ें वो मैं अचीव कर सकता हूँ। तो ये एटीट्यूड उसके साथ सारी ज़िंदगी चलेगा जब हम ये करते रहेंगे कि मेहनत करूँगा तो चीज़ मिलेगी। हम ये जो हमारे बच्चों को एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो एक आदत पड़ गई है कि हम उन्हें बोले बगैर चीज़ें दिला देते हैं या उनको अवेलेबल कर देते हैं, तो वो चीज़ से हमें थोड़ा सा उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। कंटिन्यू गिविंग देम एज अप्रोप्रिएट लव एंड अफेक्शन। यहाँ यहाँ हम बहुत लैक करते हैं। हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं करते। हम समझते हैं कि हम उन्हें सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो बस ये बहुत है, ये काफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको फिजिकल टच चाहिए, उनको हमसे हग भी चाहिए, उनको हमसे किस भी चाहिए। उनको जब तकलीफ हो तो हम उनको, हमारी एक हग उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस या जो ट्रस्ट लेवल बढ़ाती है ना, वो उसको हम एक्सप्रेस, उसको हम बता नहीं सकते लफ्ज़ों में। तो ऑफन हमें ये करना चाहिए कि एज अप्रोप्रिएट लव एंड अफेक्शन जो है वो ज़रूर अपने बच्चों को देना चाहिए। इससे आप खुद आप ये ट्राई करके देखें तो आप एक डिफरेंस देखेंगे बच्चों के अंदर। फिर हम आ जाते हैं अलाउ देम टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंटरवीन व्हेन नीडेड। जब भाई बहन आपस में लड़ते हैं या कजिन्स आपस में लड़ते हैं या फ्रेंड्स आपस में लड़ते हैं, तो हम अक्सर बच्चों को डांट देते हैं या हाथ उठा लेते हैं, बजाय इसके कि हम उनको कहें कि बेटा बातचीत करो, हम बातचीत से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब चार लोग साथ रहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट का होना इट्स वेरी नॉर्मल। तो उनको बातचीत करके उसको सॉल्व करना सिखाएं ताकि उनमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आए, और जहाँ ज़रूरत हो इंटरवीन करें, जहाँ ज़रूरत नहीं है उनको सॉल्व करने दें। अब जो लास्ट में पॉइंट है कि प्रैक्टिस द सेम यू से और बी अ रोल मॉडल फॉर देम, ये बहुत ही अहम पॉइंट है जिसको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। अक्सर आप हम देखते हैं कि हम जो है जो कह रहे होते हैं वो कर नहीं रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं अपने बच्चे को डांट रही हूँ कि गुस्सा ना करो, और गुस्से में ही कह रही हूँ कि गुस्सा ना करो। समझाना पेशेंस के साथ इट्स इट्स वे डिफरेंट देन उसे डांटना कि तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो बच्चे को आप कंफ्यूज मैसेज दे रहे हैं कि गुस्सा करने से मेरी माँ मना कर रही है या मेरा बाप मना कर रहा है, लेकिन वो खुद भी गुस्से में ही कह रहा है, आराम से नहीं कह रहा। तो यहाँ पे आप उसको एक कंफ्यूज मैसेज दे रहे हैं। इस तरीके से हम बच्चों को कहते हैं बेटा झूठ ना बोलो, और वो हमें झूठ बोलते हुए देख रहा होता है। तो ये बहुत अहम है, स्पेशली शुरू के 7 साल ये बहुत अहम है, क्योंकि बच्चा ग्रे एरिया नहीं समझता, बच्चा ब्लैक एंड वाइट में समझ रहा होता है। तो हमें बहुत कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, और इससे सिर्फ उसको फ़ायदा नहीं होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। बच्चे, मेरे लिए एटलीस्ट, बच्चे हमारे लिए एक इंस्पिरेशन होते हैं कि अब मैं इस बच्चे को कुछ कहने जा रही हूँ या कहने जा रहा हूँ तो मैं खुद क्या कर रहा हूँ। जब मैं इस बात में कॉन्शियस हो जाऊंगा तो फिर मेरे लिए भी चीज़ें आसान हो जाएंगी, मेरी भी ग्रोथ हो जाएगी और वो बच्चे की भी ग्रोथ हो जाएगी, और हमारे घर का एक माहौल बन जाएगा जिसमें हम सब जो है वो फोकस्ड होंगे एक मकसद पे। तो ये कुछ पेरेंटल टिप्स थी जो मैंने आपसे शेयर की। अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। Every child's self esteem grows with each experience of successful interactions through positive words. It is important to build a child's belief that they can handle their life and handle it well. According to Madeline Swift, our emotional health depends on our self esteem.
तो ये था आज का मेरा टॉपिक। होपफुली मैं इसके साथ इंसाफ कर पाई होंगी और अपना मैसेज कन्वे कर पाई होंगी। अल्लाह हम सबके बच्चों को जो है वो उनसे वो काम ले ले जो हमारा रब चाहता है, और हमारी मदद करे, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे। जज़ाकल्लाहु खैरन। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो आप अगर चाहें तो मज़ीद इस पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो अगर आपके कोई क्वेश्चन एंड आंसर हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको आंसर कर पाऊँ। जज़ाकल्लाह खैर। Jazakallah khair. That was such a brilliant presentation, mashallah. It really resonated with me. Especially जो आपने like एक चीज़ की psychology के अंदर you delved into it. Thank you so much for sharing that with us. Now we will go towards question and answers. But before we do that, let me announce कि आप सब अपने chats के अंदर हमारे साथ feedback form share हो चुका है। जो भी आपकी suggestions हैं वो आप लोग फीडबैक फॉर्म के अंदर शेयर करेंगे और हैंड रेज वो लोग करें जिनका कोई सवाल है। सो नाउ वी विल टेक क्वेश्चंस, यू कैन रेज योर हैंड्स whoever wants to talk. सबसे पहले वी विल गो टुवर्ड्स मोहम्मद उस्मान. आई एम अनम्यूटिंग यू, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. काफी टाइम से मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था, HDMI DID जी इट्स फाइन, यू कैन बाइपोलर। टॉक नाउ. जी, अब जो आपने बात की थी कि वो सारी प्रेशराइजेशंस जो आज के बच्चे के ऊपर हमें करनी है वो हमारे ऊपर, दिस इज अ गुड वर्ड, के वो हमारे ऊपर एक तरह से एक्सपेरिमेंट हुआ कि वो हमें पेरेंटल फाइट्स के अंदर भी, पेरेंटल प्लस माइनस में भी, बाकी सब चीजों के अंदर भी हमें रगड़ा लगता रहे। अब वो सारी चीज के अंदर यही था कि आप खुद को खुद या तो ग्रो करें या फिर आप उस सोसाइटी के साथ यूज टू हो जाए। आई चूज टू ग्रो बाय माई सेल्फ। मैं करता रहा, मुझे नहीं पता, अल्लाह पाक करवाते रहे, मैं नहीं, मेरी औकात ही नहीं, मेरी करवाते रहे। फिर देन आई बीन टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम लास्ट 7 years, मैं रिकवर नहीं हो सका। रिकवर किसको कहते हैं कि लाइक दिस सोसाइटी, ये मुझे नहीं ये सोसाइटी मानती, बिकॉज जब मैं स्लोली मूव ऑन हुआ था नॉलेज की तरफ, वो भी अल्लाह पाक है, उन्होंने करवाया। नॉलेज की तरफ जब मैं आता गया तो मुझे अपनी जिंदगी के जो वो स्क्रूज एंड बोल्ट्स हैं वो ओपन होते हुए नजर आए हैं कि यार ये प्रॉब्लम्स कहाँ कैसे लाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। देन आई केम टू अ पॉइंट कि जब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो गया दैट जो भी हो रहा है दैट इज बाय द विल ऑफ गॉड। अब मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी भी स्टिल पेरेंट्स के इश्यूज, घर के इश्यूज, यानी वन मैन शो हो रहा है कि मैं एक तरफ हूँ, मैं इस निज़ाम को नहीं मानता, दिल से नहीं मानता, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, एज मच एज आई कैन, लाइक जितना मैं अपोजिशन कर सकता हूँ मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा अंदर ही नहीं मानता इस चीज को फ्रॉम माई चाइल्डहुड। और वो इस वजह से था कि पेरेंट्स ने वो चीज हमें दी थी सख्तियों से, इस तरह फिर खोजना पड़ा, खुद खोजना पड़ा। तो मैम आपका आजकल के सवाल। बच्चों के जी, जी, आपका सवाल पूछिए। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, सॉरी थोड़ा सा लंबा हो गया, ये कहना चाहता हूँ मैम कि कैसे सर्वाइवल आगे किया जाए, बिकॉज नो बडी इज अंडरस्टैंडिंग इवन के वो अपने जो उनका ये आजकल जो सिस्टम चल रहा है हमारा, उसके अंदर वो कहते हैं कि अगर आप शामिल नहीं है वो रसूमात, वो कल्चर, वो सब चीजें, यानी जीने नहीं देते। तो अब इस अच्छा, सब के आपकी बीच में एज क्या क्या किया है? जाए? वुड यू माइंड टेलिंग मी अब योर एज? GM 26। 26। आप मैरिड हैं? जी हाँ जी। जी। तो देखिए, अब आपकी तो एक जिंदगी आपने गुजार दी, राइट? वो गुजर गई। नहीं अब ऐसा नहीं कह सकते हम कोई क्योंकि उसके नहीं, मतलब ये कि एज चाइल्ड आपकी जिंदगी गुजरी, जो भी आपके ट्रॉमास थे, जो भी मसले मसाइल थे, वो गुजर गए। आपने ये अंडरस्टैंडिंग भी हो गई आपको कि वो गलत हुआ, राइट? यहाँ तक आप क्लियर है कि वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, राइट? तो मैं ये कह रही थी कि 26 आपकी एज है, एक जिंदगी आपने गुजारी, वो गुजर गई, आपको समझ आ गया ये नहीं होना चाहिए था। अब आप कैसे डिफरेंस मेक कर सकते हैं? अब जब आप अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, एक मैरिड लाइफ शुरू करते हैं, आपके बच्चे होते हैं, तो अब आप उन पे मेहनत करेंगे। आपने आप आपका आपके लिए डबल चैलेंज है। आप अपने आप पे भी मेहनत जी हाँ। करेंगे और अपने बच्चों पर भी मेहनत करेंगे, और फिर आप उसका रिजल्ट देखेंगे जब वो बड़े हो जाएंगे। तो आपको बहुत पेशेंस और सब्र से काम लेना होगा। ये इट्स नॉट लाइक कि अभी किया और अभी हो जाएगा, या अभी मैंने कहा तो अभी हो जाएगा। इट विल टेक एजेस।
अभी एक और भी चीज़ कॉमन प्रॉब्लम जो देखने में आती है कि हम में पेशेंस लेवल भी तो नहीं है ना, लेकिन ये दैट्स अ गुड थिंग कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ मसला था, और अब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी औलाद की शक्ल में कि आप चीज़ों को चेंज कर सकेंगे और उस विशियस साइकिल को ब्रेक कर सकेंगे। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। Okay, thank you for answering that question. Next, we will take Aisha Sana. Aisha, I'm unmuting you. अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ वालेकुम रही है? जी। ओके, जज़ाकल्लाह खैर अलवीरा, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। मेरा एक क्वेश्चन था, उससे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकोलॉजी की फील्ड से आपका ताल्लुक है, क्योंकि वो उससे स्पेसिफिकली रिलेटेड है। जी, मैं मेरी स्टडी है चाइल्ड डेवलपमेंट में फ्रॉम बर्थ टू 7 years। ओके, सो एक पॉइंट हम डिस्कस करते होते हैं कि एक तरफ हम कहते हैं कि लेट देम बी इन द टफ सिचुएशन, कि बच्चों के बारे में हम कहते हैं कि एक तरफ हम ये कहें और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जो हार्डशिप्स हैं वो बच्चे तक नहीं आनी चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम? जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो अब आप अगर चले जाते हैं दीन को देखते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है बच्चों के हवाले से। तो बच्चों के हवाले से उन्होंने कहा है बहुत ही शफ़क़त से और मोहब्बत से उनसे पेश आना है। और जब बच्चा 9 साल का होता है, तभी आप सिर्फ़ एक वजह से उसको डाँट सकते हैं या उस पे हार्श हो सकते हैं कि जब वो नमाज़ नहीं पढ़ रहा। तो यहीं से ये बात हमें समझ आ जाती है कि जो अर्ली इयर्स हैं उसमें बच्चा बहुत वल्नरेबल होता है। उसके साथ आप अगर बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे, क्योंकि उसके अभी इमोशंस बन रहे हैं, उसका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है, उसमें अगर आपने उसको स्ट्रेस देना शुरू कर दिया, तो वो फिर आप उससे वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप उससे अचीव करना चाह रहे हैं। आप उसको एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाना चाह रहे हैं, तो पहले उसके अंदर आप बेसिकली आप ज़मीन में जब सीड बोते हैं तो उसके साथ हार्श नहीं होते। वो ज़मीन के अंदर है, सेफ है, पानी दे रहे हैं आप उसको। जब वो बाहर निकलता है तो फिर वो धूप भी फेस करता है, फिर वो और सारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसको अफेक्ट करते हैं, लेकिन पहले आप उसकी बेस बनाते हैं। तो जो शुरू के 7 इयर्स हैं वो बहुत क्रूशियल हैं। वहाँ पर आप चैलेंजेस ज़रूर देंगे, लेकिन एज अप्रोप्रिएट चैलेंजेस देंगे। आई होप मैं आपके क्वेश्चन को सही समझी और सही जवाब दे पाई। Okay. Before we take the next question, I would like to announce कि feedback form share हो चुका है chat में। आप लोग अपनी suggestions वहाँ पे दे सकते हैं और questions के लिए आप अपने hands raise करें। Okay, then we'll take वारिस ख्वाजा। Varis, you can ask your question now. जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि चाइल्ड को हम लोगों ने किस तरीके से उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बनानी है, ये तो हमें पता चल गया। मगर एक घर में जब हम रहते हैं, स्पेशली एज अ फादर, अगर इस चीज़ को देखा जाए, तो हमारी कोई जॉइंट फैमिली ना हो, हमारे बहन भाई ना हो, तब भी अगर आपके पेरेंट्स हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, और अगर मेरी वाइफ भी एजुकेटेड हो, लेकिन फिर भी वो इन तमाम तर चीज़ों से शायद इतनी अवेयर ना हो, कुछ सादा मिजाज भी हो, आप ठीक है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। मगर स्पेशली आपके जो पेरेंट्स हैं, उनको ये चीज़ कैसे समझाई जाए एक आम फ़हम में, कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी डिमांड्स आती हैं। आपके जब भी आप पेरेंटिंग की तरफ आते हैं, तो आपके बाकी के लोगों का भी तासुर उस पे पड़ता है, क्योंकि एक इंसान या 2 लोग उसको किसी जगह पे पुश कर रहे हैं, तो वो उस तरीके से नहीं होगा जब तक कि आप पूरी सोसाइटी को उस तरफ ऑनवर्ड्स ना लेके चल रहे हो। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। सो स्पेशली आपके जो घर का एनवायरनमेंट है, उसको कैसे स्टेबल रखा जाए, आपके पेरेंट्स और पेरेंट्स के अलावा बाकी भी, अगर आपकी मतलब फैमिली, बेशक आप जॉइंट फैमिली में नहीं है, मगर आप आपके जो बाकी के कज़िन्स वगैरह या बहन-भाई हैं, वो आपके आस-पास ही हैं। तो उस एनवायरनमेंट को किस तरीके से हैंडल किया जाए? हमें ये समझना चाहिए कि उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल अपनी ज़ात पे है और हमारे रिलेशनशिप्स के साथ है, जो हमारा बच्चे के साथ हमारा रिलेशनशिप या ताल्लुक है। उसके साथ कनेक्शन जब हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, उसका ट्रस्ट हम पर स्ट्रॉन्ग होगा, तो इट विल बी ईज़ियर फॉर अस टू कन्वे।
और वो आपकी बात को ज़्यादा अहमियत देगा अगर आपने वो बॉन्ड बनाया है। जैसे कि सर्कल ऑफ सिक्योरिटी जो हमने शुरू में डिस्कस किया, कि अगर वो ट्रस्ट शुरू से डेवलप हो गया तो फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स इतना मैटर नहीं करेंगे। और जहाँ तक रहेगी बात उन लोगों की जो आपके साथ रहते हैं और वो आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो एक हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी लैक करती है अनफॉर्चुनेटली, कि हम बात किस तरीके से करते हैं और अपना मैसेज किस तरीके से कन्वे करते हैं। समटाइम्स जो है वो जो बात बहुत आराम से की जा सकती है वहाँ पर बदतमीजी का आंसर आ जाता है, या हम उनको ये कह देते हैं कि बिल्कुल आपकी पेरेंटिंग तो बिल्कुल वेक थी, या वो तो मैटर नहीं करती, या तो गलत थी। तो वहाँ पर हमें भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करने की ज़रूरत है। और बाज़ दफ़ा वो जब रिजल्ट देखते हैं ना हमारे पेरेंट्स, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज हो जाते हैं, बट इट टेक्स टाइम। तो बहुत तहम्मुल और पेशेंस के साथ हमने उसको डील करना है। फीडबैक फॉर्म चैट्स में शेयर हो चुका है। अपनी सजेशंस के लिए फीडबैक फॉर्म फिल करें एंड फॉर योर क्वेश्चंस रेज योर हैंड। आदिल, आई एम अनम्यूटिंग यू। You can ask your question now. या तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को जानते हैं पहले से ही कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि जब तक जब तक आप अपने अपने बच्चों, अपने बीवियों, अपने पूरे खानदान से ज्यादा जब तक आप पूरे दीन को अजीज ना रखें तब तक आप मोमिन नहीं है। तो एक चीज ये है कि हमें अपने बच्चे को ये देखना चाहिए, तो मैं आपसे भी समझ पाया हूँ कि हमें ऐसा देखना चाहिए कि ये जो मेरा बच्चा है वो सिर्फ मैं उससे उतनी ज्यादा मोहब्बत करूं पर ये सबसे पहले उसको इस चीज के लिए ट्रेन करूं कि वो अल्लाह तबारक व तआला की एक जात है। सबसे पहले उसको अल्लाह ताला से कनेक्ट करूं और ना कि मैं खुद कनेक्ट हो जाऊं। एक चीज ये है। और एक चीज ये है कि मैं अपने बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत की भी करूं कि उसको हर एक चीज पढ़ाऊं, समझाऊं, कुछ भी उनको बताऊं। तो इन दोनों चीजों में या तो माँ बाप बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगते हैं कि बच्चे को हर चीज में बस सवाल डिफेंड क्या करने है? लगते हैं। मैं उसी सवाल में आ रहा हूँ। या तो माँ ठीक। बाप बच्चे को बहुत ज्यादा मोहब्बत करके डिफेंड करने लगते हैं, या तो माँ बाप अपने बच्चों को हर चीज की गलतियां निकालने लगते हैं, उससे डिमोटिवेट करने लगते हैं। दोनों ही सूरतों में बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है, जो कि बच्चों की फिर साइकोलॉजी बनती है, उस तरीके उस वजह से उनकी आगे की जिंदगी बनती है। तो हमें मुझे ये समझ में आया कि हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। तो क्या आप मुझे, क्योंकि ये जो पॉइंट्स आपने बताए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं पर मुझे याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी। तो इन दो इन दो चीजों में अगर हमें बीच का रास्ता अपनाना हो, या बहुत ज्यादा मोहब्बत और बहुत ज्यादा हमें स्ट्रिक्ट होने में, तो हम किस तरीके से हम वो लाइन को ड्रॉ करेंगे? दैट्स माय क्वेश्चन। देखिए, बैलेंस हर चीज़ में ज़रूरी है, हर रिश्ते में। अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में कहा था कि बच्चे आपकी ज़िंदगी नहीं है, बच्चे ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और अल्लाह ने वो जिम्मेदारी आपको सौंपी है, तो आपने वो अल्लाह के लिए बेहतरीन जिम्मेदारी जो है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हमने शुरू में एक हदीस भी शेयर की कि हम शेपर्ड्स हैं, हम अल्लाह की तरफ से जो है जिम्मेदार हैं। तो ये औलाद जो है वो अल्लाह की तरफ से एक जिम्मेदारी है, मैंने अल्लाह को आंसरेबल होना है। अगर मेरी वजह से वो सोसाइटी के लिए अगर नासूर बन जाते हैं तो मुझे तो, मेरे लिए तो गुनाह हो गया ना। तो बैलेंस तो रखना है मुझे, अपने बच्चों के लिए ऑब्सेस नहीं होना, और ना ही इतना ज़्यादा क्रिटिकल होना है कि हम उनकी जान अजाब कर दें। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और हम जानते हैं कि वो बैलेंस क्या है। उसके लिए हमें खुद को पहले जो है बैलेंस करना होगा, अपनी ज़ात में हमें बैलेंस होना पड़ेगा। हमारी जो कमी कोताहियाँ होती है ना, अक्सर उसकी फ्रस्ट्रेशन हम अपने बच्चों पे निकाल देते हैं, या फिर उनको परफेक्ट बनाने के चक्कर में उनके साथ ज्यादती कर देते हैं। तो वो बैलेंस हमें खुद ढूंढना होगा, और हर इंसान का बैलेंस जो है वो भी एक डिफरेंट जगह पे जो है ना लाई करता है। अब कोई बंदा अगर उसे गुस्सा ज्यादा आता है तो वो ज्यादा स्ट्रगल करेगा अपने बच्चे के साथ, अपने पेशेंस लेवल को लेके, और किसी को नहीं आता तो उसकी स्ट्रगल कहीं और होगी। तो वो बैलेंस आपको खुद ढूंढना है। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। Next, we will take Mehreen. Let me find her first. In the meantime, आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म शेयर हो चुका है, आप उसमें अपनी सजेशंस दे सकते हैं। And for questions, you can raise your hand. Mehreen, you can ask your question now. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. My question is that in which age we should give challenges or tasks to our children?
जी वो हमने डिस्कस किया था कि हम छोटी एज से भी दे सकते हैं, वो एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कि हम बच्चा आपका उसको ग्रोसरी स्टोर ले जा रहे हैं साथ में और वो चीज़ें बाय कर रहा है, तो आप उसको सुपरवाइज कर रहे हैं और उसको वो करने दे रहे हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे चैलेंज बढ़ेगा और हर बच्चा जो है डिफरेंटली बिहेव करता है और डिफरेंटली रिएक्ट करता है। तो आपको कीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपका बच्चा किस जगह पर स्टैंड कर रहा है। उसको ऑब्जर्व करने के बाद, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद एज अप्रोप्रिएट चैलेंजेस देना ज़रूरी है और वो शुरू से दिए जाते हैं, उसकी कोई एज नहीं आप डिफाइन कर सकते। Next, we will take Ali Hassan. उन्होंने पूछा है कि ये जो फिजिकल अब्यूज होता है घरों में बच्चों के ऊपर, इसके बारे में व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? दूसरा क्वेश्चन ये था कि मतलब कि हमारे घरों में मतलब इस तरह कहा जाता है कि बच्चे को डर होना चाहिए, किसी का वालिद का होना चाहिए या वालदा का होना चाहिए या किसी का घर में होना चाहिए, ताकि बच्चा किसी को बच्चे को डांटना हो तो वो बंदा डांटे, तो बच्चे को उसका डर हो तो वो गलत काम ना करे। तो ये इसकी सेंस क्या है? अच्छा देखें, हाथ उठाना बच्चे पे या उसे डांटना ये हमारे दीन में भी अलाउ नहीं है। मोहब्बत, प्यार, शफकत हमेशा हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के साथ भी, जानवरों के साथ भी जो है वो हमेशा मोहब्बत से पेश आए। क्योंकि बच्चा जो है वो उस तरीके से आपकी बात को एनालाइज नहीं कर सकता, तो ये उसके साथ ज्यादती है कि आप उस पे हाथ उठाएं। तो पहला तो आपके सवाल का जवाब ये कि इट्स अ बिग नो नो, कि आप हाथ नहीं उठा सकते बच्चे के ऊपर। ठीक है ना? उसका आपको मैंने एक जो है कोट कर दिया ऑलरेडी कि जो है जब तक वो 9 साल का नहीं हो जाता आप इवन नमाज के लिए भी उस पर हाथ नहीं उठा सकते। तो फिर बात ख़त्म हो गई, ये बहुत ही क्लियर है कि आपने हाथ नहीं उठाना। दूसरा आपने का सवाल क्या था, सॉरी रिपीट करेंगे? कि डराने वाला, ठीक है, आई गॉट इट। तो डराना क्यों है बच्चे को? फॉर एग्जाम्पल आप अगर सांप देखते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है? हम घबरा जाते हैं, राइट, डर जाते हैं, हमारे ब्रेन में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं कि हम फ्लाइट एंड फाइट मोड में चले जाते हैं। तो जब आप बच्चे को डरा रहे हैं ना, तो आप बेसिकली उसको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो खामोश हो जाएगा, सहम जाएगा, लेकिन आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। फिर आप उसका ट्रस्ट भी खो देंगे और वो कॉन्फिडेंस लेवल जो उसका आपके साथ होगा वो भी खो जाएगा। हमें बच्चे को डराना नहीं है, समझाना है। और समझाना कैसे? मोहब्बत से, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से जो अल्लाह खुदा का कॉन्सेप्ट या अल्लाह का कॉन्सेप्ट हमें शुरू से देना है ना, तो वो मोहब्बत में देना है कि अल्लाह से मोहब्बत का एक रिश्ता कायम हो। और फिर जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी बच्चे को, तो फिर वो काम ही नहीं करेगा जिससे अल्लाह नाराज हो। हमें डराना, ये जो डराने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल गलत है और इससे बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। The feedback form has been shared in the chat box. उसमें आप अपनी suggestions दे सकते हैं, and for your questions you can raise your hands. I'm gonna unmute Zainab. Zainab, you can ask your question now. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये क्वेश्चन करना था कि मेरा जो बेबी है वो 3 ईयर ओल्ड का है, तो मैं उसकी साइकोलॉजी को समझने के लिए ऐसा क्या पढूं, ऐसा क्या रीड करूं कि मुझे उसकी साइकोलॉजी समझ आए इस टाइम पर। और मैं इस टाइम पर उसको दीन की छोटी मोटी ऐसी क्या चीजें बताऊं या ऐसे क्या अपने अंदर प्रैक्टिकल चेंज लाऊं कि वो मुझे देख कर वो भी वही चीजें करे। बस मेरा यही है, क्योंकि वो जरा एग्रेसिव सा है, थोड़ा सा हिटिंग करता है, तो मुझे थोड़ा सा उसको लेकर बहुत ज्यादा मैं पोजेसिव हो जाती हूँ कि वो ऐसा क्यों करता है। बट इट इज नॉर्मल, आई नो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार से, बहुत केयर से समझाऊं। मदर हूँ, सम टाइम मैं भी हार्श हो जाती हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो मैं कहती हूँ ऐसा कुछ हो कि मैं उसकी साइकोलॉजी को समझ सकूं, तो प्लीज अच्छा हेल्प मी। जी, श्योर श्योर। आपका सवाल बहुत ही कॉमन है जो यंग पेरेंट्स को होता है या जो यंग बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को होता है। तो सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि ये बहुत ही एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप वैसे ही काम डाउन हो जाएंगे। ये आपके जो है ना पेशेंस लेवल को वैसे ही जो है ना अंडर कंट्रोल कर लेगा कि ये बच्चा जो टॉडलर ईयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती हैं, क्योंकि वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता, उसको आपकी तवज्जो चाहिए होती है, तो वो अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो होगा। इट्स वेरी नॉर्मल। अब आपने सोचना है कि आपने उसको चैनलाइज कैसे करना है, उस गुस्से को या उस एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है, उसको बिजी रखना है।
और जहाँ तक बात आ गई कि मैं उसको कैसे दीन का कॉन्सेप्ट दूं या अल्लाह के करीब कैसे करूं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप उसके लिए वो माहौल क्रिएट करें, क्योंकि इस एज में बच्चा 3 to 4 years स्पेशली कॉपी करता है, मिमिक करता है। तो अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं ना और वो आपको देख रहा है तो वो वही कॉपी करेगा। अगर कुरान खोल रहे हैं, रोज कुरान खोल रहे हैं, तो वो वही कॉपी करेगा। आप अगर कोई कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं, वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, वो आपको देख रहा है। आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, वो आपको देख रहा है। तो माहौल का देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रॉपर माहौल दे दिया ना, तो आपने सुना होगा वो जुमला कि एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। तो इस एज में सबसे ज़्यादा आपके एक्शंस इम्पैक्टफुल होते हैं बच्चे के लिए। और फिर सुनना कॉन्स्टेंटली, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही होती है इस उम्र में, तो उसको अच्छी बातें सुनने को मिलें, उसको अल्लाह रसूल की बातें सुनने को मिलें। जितना वो सुनेगा उतना उसके मेमोरी में वो चीज़ रह जाएगी, और फिर जब वो बड़ा होगा तो फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करने उसके लिए ईजी होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वो ऑलरेडी गैदर कर चुका। तो आपने बस इन्फॉर्मेशन देनी है, रिजल्ट का इंतज़ार आप करेंगे टिल द एज ऑफ 9, देन यू विल सी द रिजल्ट्स। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। महरीन ने जो भी हमसे सवाल पूछ के गई थी, शी हैज़ आस्क्ड अनदर क्वेश्चन कि जब आप कोई गोल सेट करते हैं अपने बच्चों के लिए एंड देन यू आस्क देम टू कंप्लीट दिस टास्क एंड देन यू नो कि उसके बाद आप उनको एक रिवॉर्ड काइंड ऑफ बताते हैं कि वी विल प्ले गेम्स आफ्टर दिस। तो फिर अगर इन केस वो एक लिमिटेड या सेट टाइम के अंदर वो गोल या टास्क कंप्लीट नहीं करते, सो व्हाट शुड बी द रिएक्शन? शुड वी लाइक टेल देम कि नो मोर गेम्स और व्हाट आर वी गोना डू? अच्छा, इधर हमें फर्म रहना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स हम क्या कहते हैं कि बच्चे को कहते हैं अगर आपने ये नहीं किया तो मैं ये नहीं करूँगी जो आप चाह रहे हो, और फिर हमारा दिल जो है ना वो नरम पड़ जाता है अगर उसने वो टास्क कंप्लीट नहीं किया, और हम अपना दिल जो है नरम कर लेते हैं और फिर भी उसको वो चीज़ दे देते हैं। तो यहाँ पर हम एक गलत मैसेज उसको कन्वे कर देते हैं। वहाँ पे हमारा फर्म रहना ज़रूरी है, और हमें इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि मैं अपने बच्चे पे जुल्म नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये उसकी भलाई के लिए ही है कि मैंने उसने जब अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की तो मैंने भी उस वहाँ पे फर्म रहना है। वहाँ पे ठीक है, आप उसे डांटे नहीं, आप उसे मारे नहीं, लेकिन आप वो ना करें जो आपने उससे कमिटमेंट की थी, बिकॉज आपने कंडीशन रखी थी। तो अगर उसने वो कमिटमेंट पूरी नहीं की तो आप भी वो काम नहीं करेंगे। भले वो रोए चिल्लाए, आपने पेशेंस अपना नहीं छोड़ना है। वो थोड़ी देर रोएगा, कितनी देर रो लेगा, 1 घंटा रो लेगा, फिर कभी तो वो चुप हो ही जाएगा ना। लेकिन आपने उस सिचुएशन में अपना पेशेंस लूज नहीं करना। Next, we will unmute Ilyas. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उसकी मिनिमम कितनी एज वो क्रॉस करे उसके बाद उसको स्कूल भेजना चाहिए ताकि उसकी साइकोलॉजी मतलब खराब ना हो उसकी? अगर आइडियली आप मुझसे पूछें तो 6 साल तक तो स्कूल ना ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि शुरू के जो इनिशियल ईयर्स होते हैं वो उसके बेस बनाने वाले साल होते हैं। हम तंग आके बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, विच इज़ वेरी लाइक बिल्कुल ही वो लाइक फेवरेबल सिचुएशन नहीं होती है, किसी की कोई मजबूरी, किसी की कोई। लेकिन अगर आप कोशिश करें कि आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि आपका बच्चा आपके साथ अटैच रहे इनिशियल ईयर्स में। शुरू के 7 साल 6 साल बड़े क्रूशल होते हैं, तो वो आपके साथ रहे तो ज़्यादा बेहतर है, आप उसके बेहतरीन टीचर हो सकते हैं। Before we take the next question, आपके साथ फीडबैक फॉर्म शेयर हो चुका है चैट्स में। अपनी सजेशंस और फीडबैक के लिए आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड फॉर क्वेश्चंस यू कैन रेज योर हैंड हियर। ओके, we will take मोहम्मद दानिश हसन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल मतलब चाइल्ड सेल्फ एस्टीम बढ़ाना तो टोटली डिपेंडेंट तो मतलब माँ बाप पे होंगे ना, बच्चे सॉरी होना चाहिए। तो इसमें बच्चे का क्या रोल है, मतलब सेल्फ बच्चे का एस्टीम? क्या रोल है, आप ये कह रहे हैं? जी जी। जी, हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, राइट? आपने शायद टॉपिक सही समझा नहीं, कि हम कैसे एज पेरेंट्स या एज गार्डियन बच्चे की सेल्फ एस्टीम को डेवलप कर सकते हैं। बच्चा तो हम पे डिपेंडेंट है, उसका तो रोल यही है ना कि वो फॉलो करेगा जो हम कहेंगे। यहाँ आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। I guess he meant something along the lines of autonomy, कि उस टाइम पे सारा कंट्रोल पेरेंट्स के पास ही होता है एंड बच्चे
बस कंट्रोल होते हैं, kind of they just follow and that's their job, and then at one point you have to give them autonomy जब वो बड़े हो जाएं. So जी maybe that's what he meant. maybe I We will move on to our next question. sure. Maham, I'm going to unmute you. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम Walaikum सलाम। मेरे समय 2 सवाल थे। एक तो ये कि मुझे ये समझ नहीं आता कि डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट मैं कैसे सर्टिफाई करूँ कि भाई ये मेरी बेटी के लिए डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट है, ये चैलेंज और ये नहीं है। कभी-कभी मुझे लगता है कि शायद वो नहीं कर सकती और मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। फिर मुझे बाद में गिल्ट होता है कि यार नहीं वो कर सकती है एंड आई शुड लेट इट हैपन एंड लेट हर फॉलो her own milestones and everything. लेकिन आपकी मैं नहीं कर पाती। जी, आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है। आपका पहला सवाल ये है कि मैं डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस समझ जी नहीं पा रही। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कोई भी चैलेंज है या कोई भी डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट नॉलेज है जो मुझे अपने बच्चे को देनी है, मुझे लग रहा है कि वो अप्रोप्रिएट है बट समवेयर आई फील कि शायद नहीं है। मतलब हाउ कुड आई बी श्योर कि ये डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट है या नहीं है। एनी चैलेंज फॉर इंस्टेंस लाइक माई 1-year-old चाइल्ड, अगर मैं उसको समझती हूँ कि वो कोई सपोज खाना खाना है या चलो खाना खाना तो वो कर सकता है बट कोई एक राइड है जो वो ले सकता है, पर मुझे लगता है कि शायद वो नहीं ले सकता तो आई जस्ट हेल्प हिम आउट बट देन आई फील लाइक नहीं आई शुड हैव लेट हिम एक्सप्लोर हिज ओन कैपेबिलिटीज। उसमें वो हर्ट हो जाए, उसमें वो नहीं कर पाए और वो बहुत फ्रस्ट्रेट फील करे तो मैं कहाँ आकर ये सोचूं कि नहीं यार मुझे यहाँ आके उसकी हेल्प करनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क। पहले सवाल का जवाब देती हूँ कि जो आपने कहा डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको पढ़ना, नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि कॉम्पिटेंस बहुत ज़रूरी है, तो पेरेंटहुड में भी कॉम्पिटेंस बहुत ज़रूरी है कि आपको ये नॉलेज हो कि एज अप्रोप्रिएट बच्चा कैसे बिहेव करेगा और कैसे बिहेव कर सकता है या उसमें कितना पोटेंशियल हो सकता है। अब यही है कि बच्चा डिफरेंटली, हर बच्चा भी डिफरेंट होता है, वो यूनिकली बिहेव करता है। अब कहाँ पे आके एज पेरेंट आपको स्टॉप करना है, तो ये भी आपका लर्न एक्सपीरियंस होता है कि आप डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करते हैं, देन यू लर्न कि ओके यहाँ पर मेरा बच्चा ऐसे रिएक्ट करता है तो मुझे ऐसे नहीं करना है, या यहाँ पर उसे हेल्प की ज़रूरत होती है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो मुझे फ़ौरन इंटरवीन करना है। तो ये डिफरेंट जो है ना डिफरेंटली होता है, डिफरेंट बच्चे के साथ डिफरेंट आप बिहेव करते हो। और एक और चीज़ जो आप एज मदर अपने माइंड में बिठा लें कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम इंसान हैं, हमेशा हम गलतियां करते हैं और उन्हीं गलतियों से हम सीखते हैं। तो बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि पहले बच्चे के साथ जो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं वो आप दूसरे के साथ नहीं करते, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये मैंने ठीक नहीं किया। तो ये तो आपका जो है ना विथ टाइम आप लर्न करते हैं, और कभी भी इस गिल्ट में ना जाएं कि आप इनफ नहीं कर रहे बच्चों के लिए। हमेशा सीखते रहें और कोशिश करते रहें। बाकी अल्लाह हमेशा जो है हमें हमारी कोशिश पे नवाजता है और उसमें बरकत भी डालता है। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। Okay, then we will move on to Manan Chaudhary. Manan, मैंने आपको unmute किया है. You can ask your question now. Okay, my question is that what role can I play in my nephew's life, who is 3-4 years old? Like, do I have any influence on him? He meets me maybe twice a week, thrice a week. What can I do? एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब आप देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनके फादर तो थे ही नहीं जब वो पैदा हुए, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा जो है अपने दादा के साथ और अपने चाचा के साथ गुजारा। तो जो हमारे रिश्ते होते हैं वो बड़ा जो है ना रोल प्ले करते हैं, स्पेशली जब आपका इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा हो। तो अब आप कह रहे हैं कि 2-3 साल के बच्चा या 4 साल का बच्चा है, तो वही मैं दोबारा आ जाऊंगी उसी बात पे कि वो देख रहा है आपको कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, किस तरह उठ रहे हैं, किस तरह बैठ रहे हैं, किस तरह उसकी माँ से बात कर रहे हैं, किस तरह उसके बाप से बात कर रहे हैं, और डीलिंग्स में कैसे हैं। तो आपका अभी इस पॉइंट पे ये रोल होगा कि आपने एक बेहतरीन इंसान बन के उसे दिखाना है। आपका उसके लिए रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। जो आप कह रहे हैं आप वो कीजिए,
और जो बेस्ट है एज मुसलमान आप वो कीजिए। जब आप वो करेंगे तो वो बच्चा बस आपको कॉपी करेगा। अगर आपका उसके साथ अच्छा कनेक्शन है ना, तो वो आपको आइडियलाइज करेगा और आपको कॉपी करेगा, और इस तरह आप अपना रोल प्ले कर देंगे इंशाल्लाह। Now we will take Memuna. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. जी मैम, मैंने ये पूछना था कि मेरी बेटी अभी 6 साल की है, लेकिन उसको मैंने 4.5 साल, अभी उस वक्त मुझे पता नहीं था कि बच्चों को किस एज में स्कूल भेजना चाहिए, तो मैंने 4.5 साल की उम्र में से स्कूल भेज दिया था। तो वो उसके स्कूल जाना अब उसके जहन पे या उस पे कोई ज्यादती तो नहीं हो गई, या जहन पे उसके कोई असर तो नहीं होगा इससे? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि बच्चों को अरेबिक कैसे सिखाएं? ये तो अच्छा, मेरे पास। जी जी श्योर। तो आपका पहला सवाल है कि आपकी बेटी 4.5 साल की है। अच्छा, उसके और बहन भाई हैं? उसके सिस्टर ब्रदर या फिर उसके कजन्स आपस में? यस मैम, है 3 साल की बहन है उसकी, और वो अभी 6 साल की है, लेकिन 4.5 साल की उम्र में मैंने स्कूल में भेज दिया था। तो क्या अच्छा उसकी ये बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, या उसके साथ ज्यादती तो नहीं नहीं, अब जैसे आपने अननोइंगली कुछ चीज़ आप करते हैं, राइट, आपको पता नहीं था, आपने एक चीज़ की, तो अब उस पे आप रिग्रेट नहीं करें। और जो आपकी बच्ची अब 6 साल की है माशाल्लाह, तो अब आप उस पे मेहनत करना शुरू करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें, क्योंकि वो वक्त ऐसा वक्त होता है ना कि बच्चा माँ के साथ या बाप के साथ क्लोज रहना चाहता है। अब वो वक्त आप वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन अल्लाह जानता है कि आपने जो किया उस वक्त जो आपको बेस्ट लगा आपने किया। अब उस चीज़ के ऊपर ना सोचें, और अब उस बच्ची पे मेहनत करें, और जो उसकी छोटी बहन है ना, अब उस पर भी मेहनत करें और उस पर भी मेहनत करें। अल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए आसानी करेंगे, और जो है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। जी मैम, थैंक यू। और मैम और वो जो अरे जी जी अरबी का वो ये कि बहुत जो है उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि अभी क्योंकि आपकी जो 3 साल की बच्ची है वो तो लैंग्वेज रिसेप्टर्स उसके ओपन है बहुत, तो अरबी जितना सुनेगी ना उतना वो बोलना शुरू करेगी। तो उसको अरबी सुनाएं, और फिर ऑब्वियसली हमारे पास जो है अब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि हमारे बच्चे अरबी सीख सकते हैं। ऑनलाइन भी चीज़ें अवेलेबल हैं, और वैसे भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो कोशिश करें कि कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही हो, तो बड़ी बच्ची के लिए तो वो बेस्ट है। और छोटी है ना, जितना सुनेगी अरबी उतना जल्दी वो पिक कर लेगी इंशाल्लाह। Next, we will take Umar. Umar, I'm unmuting you. You can ask your question now. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमें पता है कि हम आजकल के ज़माने में अपने बच्चों को स्कूल सिस्टम के हवाले कर देते हैं, लेकिन जब हम सहाबा कराम की बात करते हैं तो ऐसे कौन से स्टैंडर्ड थे कि उन्होंने अपने बच्चे को उनकी तरबियत की और एक सिस्टमेटिक वे में अपने बच्चों को बड़ा किया, और फिर वो इस्लाम के रास्ते पे करे। तो वो वो कौन सा ऐसा सिस्टम है या प्रोसेस है जो सहाबा कराम ने अडॉप्ट किया? Okay. Elvira, could you understand his question or should I repeat? जी आप रिपीट कर दें। Okay, so basically he asked कि आजकल everyone puts their children in the school systems. तो ऐसी कौन सी like सहाबा कराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से एग्जांपल है कि like किस तरह उनके टीचिंग मेथड्स क्या थे, अपने बच्चों को की अपब्रिंगिंग के मेथड्स क्या थे जो हम उनसे सीख सकते हैं rather than going towards the school systems. That's I hope that was his question. ठीक है, तो प्रैक्टिकली जो है चीज़ें डिफरेंट होती हैं, और एजुकेशन वाइज चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जो स्कूल सिस्टम है वो हमारा जो है तैयार करता है बच्चे को दुनिया के मामलात फेस करने के लिए, और जो तरबिया होती है वो उसको बाकी की चीज़ों जो सोशल लाइफ हो गई, जो इमोशनल लाइफ हो गई, उस चीज़ के लिए रेडी करता है। अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ लैक करते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप सीरा पढ़ें, आप कुरान को पढ़ें, और उसके बाद वो चीज़ें, वो जो ज़िंदगियाँ थी जो सहाबा ने गुजारी या सहाबा कराम ने गुजारी, उनको जब आप डीप स्टडी करेंगे तो फिर आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी, सूरह लुकमान को आप ज़रा थॉरली पढ़ें, तो उसमें आपको कितनी चीज़ें मिलेंगी जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। And also, Sira is the best teaching method that the Sahaba Karam alayhi salam followed. So that's one thing. Next, we will take Sana. Meanwhile, you should share your feedback and suggestions in the feedback form, वो chat में share हो चुका है. And for those who want to ask questions, आप अपने hands raise कर सकते हैं. Sana, I'm unmuting you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम.
Thank you for taking me. I have this question about my eldest son. Mashallah, I have 3 kids. So the eldest one is, because he's eldest, he's spoiled, and spoiled, like everybody pampered him in the family too much. So अब उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो सोशली काफी ऑकवर्ड इस तरह से रहता है, काफी स्लॉपी है चीजों में. जैसे व्हेन वी गो टू अ रेस्टोरेंट, ही ईट्स अप द होल थिंग इन वन बाइट, या फिर ही ड्रॉप्स द थिंग्स. थोड़ा स्लॉपी है, क्योंकि बचपन में बहुत सारे लोग थे उसका मैस उठाने के लिए. नाउ ही हैज माशाल्लाह 2 younger siblings and they are a lot, मतलब they are perfectly fine, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. बट इसको मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसको किस तरीके से मैनर्स सिखाऊं कि इसकी सेल्फ स्टीम भी डिस्ट्रॉय ना हो, बिकॉज द फादर गेट्स वेरी एजिटेटेड. एंड फिर मुझे लगता है कि वो शायद बच्चे की इंसल्ट कर रहे हैं. तो लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसको कैसे बताऊं. मसला, ही इज 8 years old now, going to be 9, he's going to be a big boy. मुझे समझ में आता किस तरीके से इसको ये समझाऊं और ट्रेनिंग दूं कि इसकी सेल्फ स्टीम भी डिस्ट्रॉय ना हो. और आई डोंट नो, कोई साइकोलॉजिकल वे में मुझे जाना है. प्लीज गाइड मी लिटिल बिट. थैंक यू. आप उसकी एज बताएंगे प्लीज मुझे दोबारा? He's 8. He's gonna turn 9 soon. In November, he'll turn 9. ओके, आई गॉट इट. तो सिलसिला ये है कि जब हम बच्चे को टू डिपेंडेंट बना देते हैं ना, तो फिर और उसको सोशल एक्सपोजर नहीं देते, तो फिर इस तरह की सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ती है. एंड इट्स नॉट दैट कि इट्स योर चाइल्ड दैट्स बिहेविंग दैट वे. तो पहले तो आप इस बात को सोच लें कि इट्स वेरी वेरी नॉर्मल. फिर दूसरी बात ये कि अब आपने सेकंड स्टेप क्या लेना, उसके लिए करना क्या है. तो ये करना है कि आपने उसको इंसल्ट तो बिल्कुल भी नहीं करनी. आप अपने हस्बैंड को या जो भी उसके फादर हैं उनको समझाएं कि हमने अपने बच्चे को बेहतरी की तरफ लेके जाना है. दैट्स आवर गोल. उसको सोशली कैसे बिहेव करना है वो हमें उसे सिखाना है. तो हमें उसको उन जगहों पर लेकर जाना पड़ेगा जहाँ पर लाइक चीज़ें हो रही हों और वो ऑब्जर्व कर रहा हो. ठीक है. और दूसरी बात ये कि इंसल्ट बिल्कुल नहीं करनी. जब वो खा चुके आराम से, भले वो खा रहा है बदतमीजी से खा रहा है, दैट्स फाइन. जब वो खा ले, डन हो जाए, फिर उसको हम बोलें कि आप ऐसे भी तो खा सकते थे, ऐसे भी तो खाया जा सकता था, ये बेहतर तरीका है. बजाय इसके कि हम उसको इंसल्ट करें तो वो चीज़ वो और करेगा या वो ज़्यादा करेगा. लेकिन इट्स एक्चुअली इट्स नॉट अ बिग इशू. ये चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं. इट्स नॉट दैट कि आपके बहुत ज़्यादा इस पे आप कंसर्न हो. इसके ऊपर ज़्यादा सोचेंगी या इसके पीछे ज़्यादा पड़ेंगी तो ज़्यादा परेशान होंगी. तो जस्ट थोड़ा पीछे हट के सोचें कि इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ इशू. आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन. Next, we will take Muhammad Anas. अस्सलाम वालेकुम. Alaikum assalam. मेरा क्वेश्चन है कि समटाइम्स बच्चे ज़िद्दी बन जाते हैं ना किसी भी मामले में कि मैंने ये चीज़ करनी है या मैंने यही चीज़ मैंने बाय करनी है, और उनके रिएक्शन में उनके पेरेंट्स भी ज़िद्दी बन जाते हैं कि हमने नहीं, आपने आपको ये नहीं करने देना. सो व्हाट शुड पेरेंट्स डू इन सच केस? अच्छा. उनका क्या रिएक्शन होना चाहिए? तो उसका रूट कॉज ये होता है बच्चे के ज़िद्दी होने का कि हमने बचपन से उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया होता है. उसको नो सुनने की आदत नहीं होती. तो नो कह देना इज़ वेरी लाइक हेल्दी बिहेवियर ऑफ अ पेरेंट. तो पेरेंट्स को अक्सर बच्चों को नो भी कहना चाहिए, ताकि उसके मूड ख़राब करने पे अपना मूड नहीं ख़राब करना चाहिए. क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, हम अपने अल्लाह से मांग रहे होते हैं, तो हर टाइम तो वो दुआ पूरी नहीं होती है. समटाइम्स वो दुआ पूरी होती है और समटाइम्स वो नहीं होती है, और हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं ना, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतरीन है. तो यही एटीट्यूड एक पेरेंट का होना चाहिए कि जो चीज़ उसके लिए बेहतर नहीं है, अगर हर ख्वाहिश पूरी हो गई, तो फिर वो ज़िद्दी भी बनेगा, वो नार्सिसिस्ट भी बनेगा. तो उसको नो सुनने की आदत डालनी पड़ेगी. और इस सिचुएशन में पेरेंट्स का पीसफुल, पेशेंस, काम, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत काम आएंगी इंशाल्लाह. Next, we will take Saadia Iram. Feedback form has been shared in the chat. अपने feedback और suggestions के लिए उसको fill कर दें. अस्सलाम वालेकुम. जी, मेरा सवाल ये है कि आपने सारी सिचुएशंस में बड़े अच्छे सवाल जवाब दिए, लेकिन हमारे यहाँ ना 2 किस्म की माएँ हैं. एक तो है वर्किंग वुमेन और दूसरी है वर्किंग हाउसवाइफ. और उस पर आपने पेरेंट्स का जिक्र किया, तो फादर के पास भी टाइम नहीं होता. तो इन सारी सिचुएशन में जिनके आपने जवाब दिए, इन सारे लोगों का किस तरह से होगा काम? वो किस तरह से एज अ पेरेंट जो है वो काम करेंगे, जिनके पास अपने लिए भी वक्त नहीं होता, लिटरली माओ के पास मुंह धोने का भी वक्त नहीं होता. तो कि बच्चे को तवज्जो दें और उसकी साइकोलॉजी समझें, और ये वो कर रही होती है, बस जो कर रही होती है वो जितना उसको होता है. आप जो और है एक और सवाल ये है
कि नॉर्मली जो मैंने देखा है कि खवातीन ज़ाहिर है जितनी उम्रों में हमारे यहाँ नॉर्मली शादियां होती हैं नॉर्मली वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 साल की उम्र में लड़की की शादी हो जाती है, उससे छोटी भी हो जाती है। तो उन्हें नहीं पता होता कि बच्चा कैसे पालना है और कि क्या ज़रूरियात होती है। सिंपल बेसिक ज़रूरियात भी उसको समझ नहीं आ रही होती। वो तो साइकोलॉजी वगैरह के लिए वो क्या करे। और मैंने यहाँ तक देखा है कि हमारी बूढ़ी खवातीन को भी नहीं समझ आ रही होती कि बच्चे के साथ किस तरह से पेश आना है। और सेहत के मामलात खराब कर बैठते हैं और अजीब अजीब अंदाज में उसको साइकोलॉजी तो एक तरफ है सादिया और प्लीज अपना क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिसाइज कर लें ताकि बाकियों को यही भी मेरा मौका मिले। सवाल है कि जो है इस तरह के लोग जिन्हें आता ही नहीं है तो उन्हें आप साइकोलॉजी की तरफ किस तरह उनको समझाया जाए और जिनके पास टाइम नहीं है वो क्या करें। देखें, चलें ठीक है, मैं आपके पहले सेकंड सवाल का जवाब दे देती हूँ कि जो यंग मदर्स हैं जिनकी छोटी एज में शादी हो जाती है, तो शादी भी तो पहला एक्सपीरियंस होता है ना, राइट? वो भी तो शादी में भी तो ट्रायल एंड एरर्स पे चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन उसका बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है काउंसलिंग। कि शादी के पहले जो काउंसलिंग होती है जो हमारे यहाँ नहीं की जाती, शादी को एक फेस्टिविटी बना के रखा होता है और फिर उसके बाद जो है जाहिर सी बात उसे एक्सपेक्ट कुछ और किया जा रहा होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब एक औरत माँ बनती है उसकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को पालना कैसे है। ये एक माँ की जिम्मेदारी है कि वो खुद से समझे कि जिस जिंदगी को मैं लेकर आ रही हूँ दुनिया में उसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ कि नहीं। तो हमारे पास बहुत सी किताबें मौजूद है चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने की। जब मेरा अपना पहला बच्चा हुआ था तो मैं किताबें पढ़ पढ़ के जो है पेरेंटिंग सीख रही थी क्योंकि मेरी माँ मौजूद नहीं थी। लेकिन इट वाज ऑब्वियसली वेरी डिफरेंट व्हेन यू डू प्रैक्टिकली, और वो आपका एक जो है ट्रायल एंड एरर वाला चीज़ चल रही होती है कि आप गलती भी करते हैं लेकिन आप कोशिश आपने जारी रखनी है। आपने सीखना है, आपने पढ़ना है। माँ बनने से पहले आपने ये समझना है कि माँ की क्या जिम्मेदारी है और उसको दीनी लिहाज से भी देखना है और उसको साइंटिफिकली भी देखना है और फिर दोनों को साथ लेके चलना है, एंड इट विल बी ईजियर। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है तो मैं 100% श्योर हूँ इस बारे में। और जहाँ तक बात रह गई आपके पहले सवाल की कि वर्किंग वुमेन, तो मैं आपको बताऊं कि जिस जगह मैं रहती हूँ वहाँ मैंने कितनी ही माएँ हैं जो बाहर काम भी करती हैं और उसके बाद वो अपने बच्चों को भी टाइम दे रही होती हैं। ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है और हमें अपने प्रायोरिटीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे हमारी पहली प्रायोरिटी हैं, ये बात तो हम क्लियर कर लें कि ये हमारी पहली प्रायोरिटी है और इनके इर्द गिर्द हमारी बाकी के मामलात घूमेंगे। अगर मैं खाना बना रही हूँ और मेरा बच्चा आके मुझे कहता है कि मामा मैंने पेंटिंग बनाई है देखो, तो उसी चमचे को वहीं पतीले में छोड़ दें और पहले उस बच्चे को एड्रेस करें। दैट शुड बी अवर प्रायोरिटी। फिर सारे मसले मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। नहीं, डोंट यू थिंक इट्स वेरी आइडियल काइंड ऑफ अ सिचुएशन यू आर टॉकिंग अबाउट। ऐसा नहीं है, ना ही इतनी इंडिपेंडेंट है हमारी खवातीन कि वो इतना वक्त बच्चे को देंगी और बाकी नहीं। मतलब सारी सिचुएशन देखिए। दूसरा ये जो आप कह रही फिर हैं बच्चे को कि आपने जिंदगी बुक्स में पढ़ ली थी, तो ये कितनी परसेंट को बुक्स अवेलेबल हैं या कितनी परसेंट को इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि वो खुद से सीख आपके लें, पास समझ फोन है, लें। देखें, मेरे आपके पास, पास मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। देखें, आप बहुत ही थोड़ी परसेंटेज की बात कर रही हैं। हार्डली 5% को जो है ये सारी सिचुएशन हो सकती हैं। आप फोन यूज अगर करती आप हैं? देखें कि वालिदैन सिर्फ जो है आप इस्लामाबाद उनका आंसर पंजाब सुन लाहौर लें। में नहीं बैठे हुए आप ना। उनका आंसर सुन लें। मैंने उनका आंसर सुन लिया है। वो बहुत आइडियल बातें कर रही हैं, ऐसे नहीं होता हमारे यहाँ लोग। आई थिंक वो जज्बाती हो गई, लेकिन हम फ़ोन पे कितना वक्त अपना गुजार देते हैं चीज़ों को सर्च करने में। जो अगर मुझे कोई रेसिपी चाहिए तो मैं घंटों गुजार दूंगी उस रेसिपी को सर्च करने के लिए। तो क्या मैं थोड़ा सा पढ़ नहीं सकती अपनी औलाद के लिए कि मैं देख लूं कि इस मेरे बिहेवियर से मेरे बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो आई थिंक जस्ट टू ऐड वन थिंग, अलवीरा के इसी जवाब में, जब अलवीरा ये कह रही हैं कि आप पढ़ सकते हैं, तो आप इसको ऐसे ना समझें कि जिसको किताब पढ़नी आती है या वो किताब ढूंढ के पढ़ेगा। अब तो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। जिस तरह इन्होंने कहा ना, आप सर्च कर लेते हैं, तो आप यूट्यूब तो अब सबको चलाना आता है। जिनको पढ़ना नहीं भी आता व्हाट्सएप तो उनको भी चलाना आता है। तो अब तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, वीडियोस की सूरत में मिल जाएंगी। बिल्कुल एंड देन अगेन, आइडियल सिचुएशन है ये। असल में ऐसा नहीं होता, तो असल में ऐसा ही होना चाहिए। और ये उज़र नहीं है कि असल में ऐसा नहीं होता। तो
हम ये नहीं कर सकेंगे या हम ये नहीं करेंगे। जो चीज़ ठीक है वो ठीक है, चाहे 5% कर रहे हैं या 1%। So feedback form has been shared in the chat. आप उसमें अपनी feedback और suggestions दे सकते हैं. Next we will take Ali Khan. Ali, जी, you can अस्सलाम ask. वालेकुम रहमतुल्लाह। Walaikum Okay. assalam. Okay, before I ask this question, मैं मैरिड नहीं हूँ, इसलिए मेरा शायद व्यू पूरा ना हो इस पे। अलबत्ता हम बच्चों की जब परवरिश कर रहे होते हैं 6 से मतलब पहले साल से 7 साल तक, तो हम एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट में कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पे हर एनवायरनमेंट से बच्चे आए होते हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट से भी। तो झूठ का, चीटिंग का, बुलिंग का उनको सामना करना पड़ता है। तो हम कैसे उनको प्रिपेयर कर सकते हैं उनके उन प्राइमरी इयर्स के अंदर इस तरह के माहौल को फेस करने के लिए, और अगर वो नेगेटिव फीलिंग्स लेकर आते हैं तो उनको कैसे कर्व कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। तो सिलसिला यही है, अगेन मैं उस बात पे आऊँगी कि जो शुरू के 7 साल हैं वो बेस बन रही है बच्चे की, और जब आप जो है उसको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं और जब बच्चे को आप एक कह लें मैदान जंग में छोड़ते हैं, तो वो ऑलरेडी जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो चीज़ें उसको इतना अफेक्ट नहीं करती हैं। लेकिन जब भी बच्चा स्कूल से रोज़ घर आता है, तो क्या आप उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं? उससे सारे दिन की डिटेल लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं? अगर वो आपसे बातचीत करता है तो उन्हीं बातचीत में वो आपको सारी चीज़ें भी बता रहा होता है कि क्या इन्फॉर्मेशन वो इनटेक करके आया है। अब एज़ पेरेंट आपका काम है कि उसको रिवर्स इंजीनियर कर दें। अगर कोई गलत चीज़ सीख आया है तो उसको बताएं कि दिस इज़ नॉट राइट एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, और दीन की तालीम जो है वो लाइक कंटिन्यूसली जारी रखें। सीरा छोटी उम्र से बढ़ाना शुरू कर दें। 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, दे हैव अ लाइक इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है, इट्स अनइमेजिनेबल। जब मैं बच्चों को देखती हूँ कि वो लोग कितनी पूरी पूरी किताबें सीरा की जो है उनको याद हैं, तो मुझे बड़ी खुशी भी होती है और मुझे अपने आप पे अफसोस होता है कि आई वॉज नॉट लाइक दैट। मैं इतनी कमज़ोर थी कि चीज़ें अफेक्ट कर रही थी मुझे। और आज के बच्चे जिनको नॉलेज है, जिनको हम प्रैक्टिकली चीज़ें दिखा रहे हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे डाइवर्सिटी मिलती है और मेरे बच्चे उस चैलेंज से रोज़ गुजरते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं तो वो एक डिफरेंट माहौल में जा रहे हैं और घर में उनको एक डिफरेंट माहौल मिल रहा है। लेकिन जो वही बात कि शुरू के जो साल थे वो मैंने इन्वेस्ट कर दिए, तो अब आई एम एक्चुअली सीइंग कि मुझे फ्रूट मिल रहा है। वो बच्चा आके मुझे बताता है कि ये हुआ, और फिर मैं उसको बताती हूँ कि ऐसे नहीं और ऐसे करना है। चीज़ें आती रहेंगी। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मैं नहीं होंगी अवेलेबल, मेरी ज़िंदगी नहीं रहेगी, लेकिन अगर मैंने शुरू में उसको स्ट्रांग बना दिया तो फिर सारी ज़िंदगी अल्लाह उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ये मेरा ईमान है। जज़ाकल्लाह खैर। Okay, as you move on, just a little point here. जिस तरह अलवीरा ने बड़ी अच्छी एग्जांपल्स दी हैं, आप इसको ऐसे समझ लें इसके साथ, जब आपका बच्चा वापस आता है तो उसके जो कपड़े गंदे होते हैं तो आप उसको धोते हैं ना, अगले दिन वो गंदे कपड़े पहना के तो नहीं भेजते। बस यही चीज आपने उसके जहन के साथ भी करना है। वो जो भी चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कुछ लेके आ रहा है, आपने उस सबको प्रोसेस करना है, जितना भी वक्त लगे, ताकि अगले दिन जब वो घर से जाए तो उसका जहन उसी तरह साफ हो जैसे आप उसको एक साफ कपड़े पहना के भेजते हैं। बहुत अच्छी एग्जांपल दी। Very good example. Next we will take Salma Gul. Salma, I've unmuted you. You can ask your question now. आप अपना फीडबैक और अपनी सजेशंस फीडबैक फॉर्म में फिल कर सकते हैं चैट बॉक्स में। वालेकुम अस्सलाम। जी, अब मैं जस्ट एडिशन करूंगी। मेरा क्वेश्चन नहीं, अगर आपकी इजाजत हो। अभी एक सिस्टर ने क्वेश्चन किया था बच्चों की तरबियत के हवाले से कि आइडियल सिचुएशन नहीं होती हर जगह पे। मैं बताना चाहूँगी जस्ट क्योंकि जब आप अपनी बात करते हैं तो वो समझ में आती है और दूसरों को बताने से उन पर भी इम्पैक्ट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वर्किंग खातून हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं यूरोप में रहती हूँ। हाँ, मगर जैसे कि अभी होस्ट सिस्टर ने कहा कि आज वो फ्रूट देख रही है क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट की थी अपने क्वालिटी टाइम को बच्चों के लिए।
तो मैं खुद अपनी ही बात करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 एज बच्चे हैं, मतलब सब 10 प्लस हैं और 21 मेरी बड़ी हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को इसलिए कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की एक बेटी की जस्ट ये शायद अल्लाह ही, बेशक अल्लाह का करम, मगर मेरी थोड़ी सी तरबियत कि मैं रोल मॉडल बनी उस नहज पे मैंने खुद को लाया जो मैं चाहती थी कि बच्चे सीखें। सबसे पहले मैंने वो चीज़ खुद को अपने आप में अप्लाई की, अपने आप में इंडल्ज की वो चीज़। और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी एक बेटी की मतलब फ्रेंड सर्कल में जो है उसके 2 यके बाद देखिए 2 बच्चियां रिवर्ट हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं कहती है मेरा कमाल है, सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ही करम था उस पे। मगर बात यही कि जब आप बच्चों को बेसिक दे देते हैं घर में, चाहे वो बाहर जो भी माहौल है, आप जानते हैं यूरोप फरिस्तान है, घर से बाहर वो सब कुछ उनको देखना पड़ता है जो हम नहीं चाहते कि वो देखें, मगर वो उनको देखना भी पड़ता है, सहना भी पड़ता है। मगर जब आप घर में उनको वैल्यूज दे देते हैं, बेसिक अकदार से जो है ना उनको अवेयर शनासा कर देते हैं, अब अवेयर हो जाते हैं बच्चे, तो इंशाल्लाह वो वही कुछ करेंगे जो अल्लाह सुब्हाना ताला चाहता है। तो आप बेसिकली खास कर मैं अपनी प्यारी सिस्टर जो कहीं पे भी हैं, वो अगर ये कहती है ना कि आइडियल सिचुएशन नहीं है, तो मैं कहती हूँ आइडियल सिचुएशन बनानी पड़ती है। उसके लिए बस ये कि जो चीज आप बच्चों को देना चाहती हैं, पहले वो चीज आप खुद अडॉप्ट करें। जब इंशाल्लाह आप अच्छी बंदी बनेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के मुताबिक आप काम करेंगी, तो याद रख लें वही चीज आपके बच्चे भी करेंगे, क्योंकि वो आप उनके रोल मॉडल हैं। ठीक है, बारकल्लाह फीक है। आई होप कि मैं Thank you थोड़ा for सा ऐड कर पाई। अस्सलाम वालेकुम। okay, thank you for sharing your suggestion and your answer. Next we will take Hussain Najafi. आप लोग के क्वेश्चंस हैं तो आप लोग वो यहाँ पे हैंड रेज करके पूछें। For feedback and suggestions आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल है कि अभी एक 3 साल का बच्चा है, बहुत ही जिद्दी है। जब भी उसे कोई चीज़ नहीं मिलता है तो वो मतलब सर पटा के वो जमीन पे मारते हैं, कुछ कभी कभार कुछ ज्यादा ही हो जाता है वो। तो ये क्या है, नॉर्मल है क्या, इसमें कुछ कमी है, कुछ हो सकता है इसके लिए? जी, ये बहुत नॉर्मल है। ये इसको हम कहते हैं टॉडलर एज, और इस वक़्त बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, जब उसकी बात ना मानी जाए तो वो अग्रेसिव हो जाता है। अच्छा, अग्रेसिव वो क्यों हो रहा है, ये भी एक सिचुएशन को एनालाइज़ करके बताया जा सकता है। हो सकता है उसके सराउंडिंग में कोई इस तरीके से गुस्सा जो है एक्सप्रेस करता हो, जिसकी वजह से वो अग्रेसिव हो रहा हो, या फिर उसकी बहुत ज़्यादा बात मानी गई है इसलिए अग्रेसिव हो। लेकिन अगर उसके बाद भी सिचुएशन आइडियल है और वो ऐसे ही कर रहा है तो फिर वो बिल्कुल एज अप्रोप्रिएट है। उस सिचुएशन में बेहतरीन हल ये होता है कि आपने उसको डाइवर्ट करना है। आप उसको डांटेंगे नहीं, आप उसको मारेंगे नहीं, आप उसको उस जगह से रिमूव कर देंगे, उस जगह से हटा के दूसरी जगह लगाने की और बहलाने की कोशिश करेंगे, और बच्चे बहुत जल्दी बहल जाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। Next we will take Shahid. Shahid, I'm unmuting you. You can ask your question now. जी मैम, मेरे ये था कि मैंने कहीं से सुना था कि 1 से 7 साल के एज में ब्रेन में रिफॉर्म्स होते हैं। 1 से 3 तो मेजर रिफॉर्म्स होते हैं और 3 से 7 में 2 रिफॉर्म्स होते हैं। तो वो आपको कुछ मतलब बता सकती हैं? नहीं, इस बारे में मुझे इल्म नहीं है। रिफॉर्म्स आप क्या, इसका मकसद क्या है, मुझे समझ नहीं आया। चेंजिंग्स की बात मतलब ये जी, ये मतलब ब्रेन के हार्डवेयर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, ब्रेन बन जी, रहा होता है तो, वो लेकिन तो कुछ एग्जैक्टली क्विक चेंजेस आ रहे होते हैं। तो वही वही बात है ना कि हम उसको अगर जब थोड़ा स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि डिफरेंट एज पे जो है डिफरेंट चेंजिंग्स ब्रेन के अंदर आ रही होती हैं। तो अगर हम उसको जब समझ जाते हैं ना, तो फिर हमें उस बच्चे को डील करना आसान हो जाता है। एक चीज़ आपको पता ही नहीं हो
तो फिर आप फ्रस्ट्रेट ज़्यादा होते हो। एक चीज़ आपको पता है कि इस एज में बच्चा ऐसे ही बिहेव करता है और इसी तरीके से ये चेंजिंग्स उसके ब्रेन में आ रही हैं, इस वजह से वो इस तरह कर रहा है, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरीके से कि जब हम मेल और फीमेल इंटरेक्शन में समझते हैं कि मेल साइकोलॉजी डिफरेंट है और फीमेल डिफरेंट है, जब हमें वो पता होती है तो फिर हम अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। तो बच्चे के साथ भी एग्जैक्टली वैसे ही होता है कि अगर उसके ब्रेन के अंदर की चेंजेस हमें पता है, हमने इसको स्टडी किया है, तो फिर हम बिहेव भी बहुत डिफरेंटली करते हैं। जी जज़ाकल्लाह। सिर्फ ऑडियंस के लिए यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि 1 से 3 में मेजर रिफॉर्म्स होते हैं, वो आप लुकअप कर लीजिएगा, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन 3 से 7 में 2 रिफॉर्म्स हैं, 7 से 11 एक रिफॉर्म है और 11 से 40 तक फिर एक रिफॉर्म है इंसान के एज में। ये मैंने साहिल भाई को कहीं सुना था, मैं अभी भी इसकी रिसर्च कर रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक कहीं मिला नहीं। तो जज़ाकल्लाह खैर। जी मैं इसमें देख लूंगी, अगर मुझे कुछ समझ आता है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी। ओके जज़ाकल्लाह। Okay, feedback form has been shared in the chat. आप अपनी feedback और suggestions उसके अंदर fill कर सकते हैं. We will take IMS C19. जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैंने नाम चेंज नहीं किया पहले। वालेकुम अस्सलाम. बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि अगर डिफरेंट एजेस के बच्चे एक ही जगह रह रहे हैं और हर किसी के साथ डिफरेंट डिफरेंट मामलात पेश करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक साल का बच्चा है जो एक बच्चा 8 साल का है, एक बच्चा 6 साल का है, फिर 5 साल का है, 3 साल का है, तो उसको इन चारों को किस तरह हम टैकल करेंगे चीज़ों के मामले में, जो भी दीन के मामले में या जो भी उनकी साइकोलॉजी के मामले में। और क्योंकि हर बच्चे की इंडिविजुअल एक पर्सनैलिटीज़ है और हर बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो उसको आप गाइड करें कि किस तरह 8 साल के बच्चों को हम करें या फिर छोटे को किस तरह करें? अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप एक भाई बहनों की बात कर रहे हैं जो जी आपसे भाई साथ? जी जी भाई तो बहनों। अच्छा एक बड़ी क्रूड सी एग्जांपल है जो मैंने सुनी थी और मेरी अम्मी अक्सर कहा करती थी कि पहला जो बच्चा आपका होता है ना, उसको आप अच्छे से ट्रेन कर दें, उसके बाद वो बेसिकली इंजन का काम करता है। जब आपने उसको ट्रेन कर दिया ना, तो फिर पूरी पीछे जो चेन है ना बच्चों की, वो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल सही चलेगी। एक तो ये पॉइंट, और दूसरा ये जो आपने पॉइंट कहा ना कि हर बच्चे की एज अलग है, उसकी नीड्स एंड डिमांड्स अलग हैं, तो डेफिनेटली हमें अपने आप को डिवाइड करना होगा उन बच्चों में कि किस तरीके से हमने हर बच्चे को उसकी एज अप्रोप्रिएट जो है ना उसको हैंडल करना है। अब अगर 3 साल का बच्चा है और 8 साल का बच्चा है, तो दोनों की रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है। मेरी एक 7 साल की बच्ची है और एक मेरा 15 साल का बेटा है, और उन उन दोनों में एज डिफरेंस 7 साल का है और दोनों डिफरेंटली बिहेव करते हैं, और उसके लिए मुझे बिल्कुल एक अलग लेवल पर जाना पड़ता है और छोटी के लिए मुझे बिल्कुल एक अलग लेवल पे जाना पड़ता है। तो ये तो एज पेरेंट हमें करना पड़ेगा। और एक बात जहन में रखिए कि हर बच्चे के लिए ईच डे 30 मिनट्स आपने देने ही देने, जो कि क्वालिटी टाइम होगा। 1-to-1 इंटरेक्शन आपकी हर बच्चे के साथ हो, ताकि वो लेफ्ट आउट फील ना करे, जेलसी फील ना करे, और कंपैरिजन उनका आपस में कभी भी कंपैरिजन ना करें। हर बच्चा अलग है और हर बच्चा अपनी एक वैल्यू रखता है, तो आपस में उनका कंपैरिजन कभी भी नहीं होना चाहिए। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। We will take Talha now. Talha, you can ask your question. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. मेरा मेन क्वेश्चन और है, लेकिन ये अभी जो कंपैरिजन की बात की है, इस पर मैं क्वेश्चन करना है कि हम कंपैरिजन ना करें, लेकिन अगर बच्चा खुद अपना कंपैरिजन कर रहा है अपने सिबलिंग्स या अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में इधर बाहर भी, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? तो कंपैरिजन एज पेरेंट्स तो हमें नहीं करना, ये तो क्लियर है। अब अगर वो बाहर से कोई चीज़ सीख के आता है, तो वही काम होगा अगेन कि मैंने उसकी माइंड को क्लियर करना है कि कंपैरिजन आपका नहीं है, आपकी अपनी क्वालिटीज़ हैं। आप अपनी चीज जगह जो है एक्सेल करें और दूसरे के साथ कंपैरिजन ना करें। वो चीज़ हमें उसे समझानी है, और वो समझ में उसको तब आएगी जब हम खुद नहीं कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं या तो मैं नहीं कर रही, तो या तो मेरे हस्बैंड कर रहे होंगे, या मेरा कोई भाई बहन जो है उसको कंपेयर कर रहा होगा, तभी वो पॉइंट उसके जहन में आया, या स्कूल में कोई टीचर होंगी जो कर रही होंगी, तभी उसके जहन में ये पॉइंट आया। लेकिन आपने उसको इतना स्ट्रांग बनाना है इस मामले में कि भाई कंपैरिजन किसी का नहीं है, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। जब मेरा रब जो है
हर इंसान का इम्तिहान मुख्तलिफ ले रहा है, तो फिर मैं कौन होती हूँ कि मैं अपने बच्चे को जो है कंपेयर करूँ किसी और के साथ। जब मैं उसका वो एग्ज़ाम सेम नहीं है तो फिर कंपैरिजन की तो सवाल ही नहीं होता ना। तो वो चीज़ उसको भी समझानी है कि अल्लाह भी आपकी कैपेसिटी में आपको जो है ना टेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपना कंपैरिजन किसी से ना करें, आप जैसे हैं बेस्ट हैं। ये चीज़ छोटे बच्चे को स्पेशली ज़रूर बतानी है, लेकिन उसमें भी बैलेंस ज़रूरी है। ये नहीं कि उसकी गलत बात पे आप उसको कह रहे हैं कि बेस्ट है। Next question, we will take Sameer. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ज़रा दो सवाल थे। पहला सवाल ये है कि जो से लोग हैं, मतलब कि मेरे पेरेंट्स तो ऐसे मेरे साथ बहुत फ्रैंक हैं खुद, यानी फ्रेंड दोस्ताना है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं। जब मैं दूसरों को देखता हूँ बाहर, तो वो बताते हैं कि उनके पेरेंट्स जिस तरह वो डरते हो किसी चीज़ से, तो मैं उनको क्या कैसे गाइड करूँ कि भाई आप अपने पेरेंट्स को समझाएं कि गुस्सा ना किया करें, कंपैरिजन वगैरह। दोस्त मेरे कई मुझे बताते होते हैं, तो ये पूछना था उनको कैसे बताऊं कि वो अपने पेरेंट्स को जरा समझा सकें। ये पहला सवाल था, पहले वो अपने इसका जवाब मिल पेरेंट्स को सकता है? वो अपने पेरेंट्स को ये समझाएं कि वो गुस्सा ना करें। नहीं, मतलब ये कि बिला वजह, मतलब ये कि कंपैरिजन होता है और क्या डर के रहते हैं, कहते हैं भाई अगर मैं उनके पास कभी जाता हूँ वो कह देते हैं भाई हमारे पे अब्बू इस तरह हैं, वो नहीं कर रहे ये वो। क्लास के अंदर भी कभी कभार डरे डरे रहते हैं। अच्छा, मतलब और एज क्या है आपकी? मैं 18 ईयर्स का हूँ। दूसरा सवाल जो है वो मेरा खुद से ही है, तो इसलिए अच्छा पहले इसका जवाब मिल सकता है? अच्छा, देखें हम जो है ना सारी चीज़ों को पहले तो ये जहन में रखें, हम अपने हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। पेरेंट्स भी जो है उनकी उनको अलग अल्लाह को जवाब दे होना है, मैंने अलग जवाब दे होना है। तो एज चाइल्ड, एज अगर मैं अपने आप को एज डॉटर देखूं, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करने का हक नहीं रखती। लेकिन अगर उनके कुछ ऐसे व्यूज़ हैं जो सही नहीं है और मुझे लगता है कि मैं कोशिश कर सकती हूँ समझाने की, तो मुझे ज़रूर समझाना चाहिए, बहुत तहम्मुल और पेशेंस के साथ और दीन के हवाले दे के। क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे ही जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसमें कमी होती है, हम अपनी बात को प्रॉपर कन्वे नहीं कर पा रहे होते क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। तो सबसे पहले तो वो नॉलेज लें कि आया जो वो बात कर रहे हैं वो लॉजिकल है, उसमें वज़न है, उसको आप जो है किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं और पेरेंट्स के साथ किस टोन में बात कर रहे हैं। बहुत रिस्पेक्टफुली अपना पॉइंट उनसे ज़रूर कन्वे करें। लेकिन अगर फिर भी वो अपनी रविश पे कायम हैं, तो आप जो है उस चीज़ को लेके ये ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं चूंकि इसलिए ऐसे रहता हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं। ब्लेम हमें नहीं करना है। फिर वहाँ पे वही बात हो जाएगी ना कि हमारी अपने अंदर ही हमारे कॉन्फिडेंस की कमी है। बच्चे के अंदर कमी है तो वो माँ बाप उसके जिम्मेदार हैं, लेकिन जब हम अडल्ट हैं, 18 साल का बच्चा अडल्ट होता है, राइट, वो अपने आप को चेंज कर सकता है, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकता है, अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सकता है कि वो अपने पेरेंट्स से तरीके से बात कर सके। और जहाँ तक उनका रिएक्शन की बात है या वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं, वो तो अल्लाह का और उनका मामला है ना। आप कोशिश कर सकते हैं, आपने कोशिश करनी है और उसके लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है। जी, आप अपना दूसरा सवाल पूछिए। दूसरा सवाल मेरा जरा खुद का ही है, क्योंकि मुझे फैमिली वाले बहुत कहते होते हैं कि मतलब ये है कि मैं जब 4 इयर्स का था ना, बहुत छोटा, तो तब से ना मेरी आदत है कि मैं फिजिकली खुद को ना हेल्दी रखने की कोशिश में लगा रहा हूँ, एज कम्पेयर टू यानी कोई और स्कूल की स्टडीज हो गई या फिर दूसरी चीजें जितनी भी हैं। ये तो थोड़ा सा, मैं 18 ईयर्स का हूँ तो मैंने थोड़ा बहुत दीन के बारे में सीखना स्टार्ट किया है। पेरेंट्स वैसे मुझे कहते थे, लेकिन मैं ज्यादा पहले छोटी उम्र में मैंने इतना नहीं क्या किया आपके कोई सवाल ध्यान। पूछिए, सवाल पूछिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये अभी जो है ना, जब मैं अभी की बात तो क्योंकि यार जी जी, सवाल ये है कि नहीं, सवाल ये है कि 4 इयर्स का जब मैं था ना, मुझे अभी भी बहुत सारे कहते हैं कि मैं अपनी जो सी हरकतें हैं वो चेंज करूं। मतलब ये कि मैं 4 इयर्स का था तो तब से मेरे अंदर खुद को ना अच्छा फिजिकली अच्छा और देख, मेंटली सही रखने की आदत है। अच्छा ठीक है। तो वो आपको उनको ये है कि आपको आपको ये डांटते हो रहा है रहते कि हैं। लोग आपको कहते हैं कि हाँ, मतलब ये कि वो मुझे डांटते हैं कि भैया आप एक्सरसाइज क्यों करते हो, आप ये सुबह जल्दी उठ के जो है वॉक एक्सरसाइज जो होती हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग की हो गई, किक बॉक्सिंग बॉक्सिंग वगैरह, फाइटिंग सीखता हूँ, क्यों सीखता हूँ, वो इसके ऊपर मुझे डांट देते हैं। तो ये अच्छा चलें, पूछना था। हम इसको इस तरह हम इसको इस तरह देखते हैं
हम इसको इस तरह देखते हैं कि देखें, आपको अगर कोई कुछ कह रहा है तो आप पहले सिचुएशन को एनालाइज कीजिए कि ईदर इट इज राइट और रॉन्ग। सेल्फ तो डिफेंस कभी को तो सीखना राइट ही होता है हाँ वैसे। हाँ, तो उसमें अगर आप क्लियर हैं, में आपका माइंड क्लियर है, तो फिर आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है ना, फिर उस पर आपको बहस भी करने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू आर श्योर दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग इज राइट, देन गो अहेड एंड डू इट। फिर कोई क्या कह रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है। चलें, यही सवाल था। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। Next we will take Khalilur Rahman. Before that, I would like to announce कि chat में हमारे पास feedback form share हो चुका है। आप अपनी suggestions और feedback उसके अंदर। खलीलुर रहमान, आपको मैंने unmute कर दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मेरी आवाज़ आ रही? जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन जो है ना वो मैरिज के हवाले से है, क्योंकि अब जो समझ आ गई है या आ रही है जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी देखता हूँ, और फिर तज़किया नफ्स वाले लोगों को भी सुनते हैं और जो निज़ाम वाले लोगों को भी सुन रहे हैं, और पेरेंटिंग के हवाले से जो है ना नॉलेज काफ़ी ज़्यादा गेन हो रहा है, तो कुछ कभी कभी समझ में नहीं आता कि कहाँ जाएं, और कभी कभी जो है ना वो साफ समझ आ जाता है। तो अब ये जॉइंट फैमिली सिस्टम वाला तो जो है ना वो सब समझ आ गया है कि ये तो नाकाम सिस्टम है, इसमें कितनी कितनी गलतियां होती हैं, कैसे कैसा जो है ना वो इसमें नुकसान होते हैं बच्चों को। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ मैं इसके कि शादी के हवाले से कभी सोचता हूँ कि अगर उस इंसान से अगर शादी हो गई कि जिसको यानी कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना पसंद करते हैं, तो फिर मुझे उसको भी जो है वो शुरू से सिखाना पड़ेगा, या फिर जो ऐसे या उनसे शादी करनी चाहिए। मुझे ये थोड़ा सा बता दें इस शादी के हवाले से कि इसमें बच्चों की तरबियत के हवाले से किन कौन सा ऐसा जो साथी है जिस जो बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकेगा। उससे शायद मैं सवाल को सही तरह से बना नहीं पा रहा, इसलिए माजरत। शायद आप समझ सकें कुछ थोड़ा बहुत तो उस हवाले से। अच्छा, जो मैं आपका सवाल समझी हूँ, वो समझी हूँ कि आप तो ये पूछ रहे हैं कि किस बंदे से, ऐसे बंदे से शादी करें जिसका जो है वो ये जहन मैच करता हो कि वो बच्चों की तरबियत के हवाले से सीरियस हो। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? Alvira, I think he asked this very question. आप आंसर कर दें। ठीक है, तो अब उसमें वही है ना कि व्हेन यू लुकिंग फॉर अ स्पाउस, तो आप बात एक दफ़ा तो बात करेंगे ना कि भाई आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह देखते हैं, और ये जो मैरिज कॉन्स्टिट्यूशन है आपके लिए क्या वैल्यू रखता है। अगर तो वो आपकी जो है क्या कहते हैं इसको, फिलॉसफी से मैच करता है, उसके लिए भी इतनी अहमियत है, तो गो फॉर इट। और अगर नहीं तो यू हैव अ चॉइस, सिंपल इज दैट। Okay. मुजम्मिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई पेरेंट अभी नहीं बना, मैरिड है या फिर अनमैरिड है, तो वो किस डाउट में है कि किस तरह वो बच्चे की डेवलपमेंट करेगा, परवरिश करेगा। लेकिन यानी मतलब वो उसकी अपनी अभी स्टीम डेवलप नहीं हो रही कि वो आया वो कर भी सकता है या नहीं। मतलब जितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और नुआंसेस हैं कि कहाँ होम स्कूलिंग करेगा, होम स्कूलिंग करेगा या बाहर आउटडोर स्कूलिंग करेगा, कैसे करेगा और कहाँ करेगा, और क्या सोर्सेज होंगे। अच्छा तो इस मुजम्मिल। सिचुएशन में वो खुद ही अगर सेल्फ डाउट में है तो वो किस तरह इसको हैंडल करेगा। अच्छा मुजम्मिल, आप पहले तो ये एक बात समझिए कि सेल्फ डाउट में एक तो ना रहें, और दूसरा ये कि टू एक्सेसिव सोचना, और वो भी एक सेकंड स्टेप के बारे में। अभी तो शादी नहीं हुई, तो पहले तो शादी के बारे में सोचना है, एंड देन यू विल सी के ओके अब बच्चों की बारी है, तो अब उसके लिए प्लान करना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, हॉप नहीं कीजिए। और दूसरी बात ये कि अल्लाह जब औलाद देगा ना आपको, तो आप इस केपेबल होंगे, अल्लाह को लगेगा कि आप उसको हैंडल कर सकते हैं, तो वो आपको देगा। तो ये तो आप ना सोचें कि आप केपेबल नहीं होंगे। अगर औलाद है तो अल्लाह ने इस लायक समझा, मुझे औलाद दी, तो पहले तो ये क्लियर हो जाए, ठीक है।
और उसके बाद फिर वही बात कि ये तो अपॉर्चुनिटी होती है। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपने आप को ट्यून कर सकते हैं। जो मिस्टेक्स हमारे पेरेंट्स से हो गई, जो कि अनइंटेंशनली करते हैं पेरेंट्स, तो अब हमारे पास एक और मौका है। अल्लाह हमें एक और मौका प्रोवाइड करता है इन शेप ऑफ आवर चाइल्ड, कि अब मैं उसके लिए अपने आप को बदलूं। मेरे लिए एक मोटिवेशन आ जाती है। मुझे तो लगता है कि औलाद मेरे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी कि मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े चेंजिंग्स आए। तो ये तो आप नहीं सोचें कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, या अब तो मैं तो लाइक अब ख़त्म हो गई बात, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है वो चेंज फ्लेक्सिबल हैं और चेंज होने की सलाहियत रखते हैं, और कभी भी चेंज हो सकते हैं और कोई भी चीज़ हमें बदल सकती है। और औलाद जो है वो एक इंस्पिरेशन होती है बदलने के लिए। तो ये पैरेलल में चीज़ें चलेंगी। इट्स नॉट दैट कि पहले आप अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे और फिर आप औलाद पैदा करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये साथ में चलती हैं चीज़ें। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। For your feedback and suggestions, you can share it in the feedback form जो कि chat में share हो चुका हुआ है. And this is all for today. We are not going to take any more questions. अगर आपके और कोई सवाल हैं तो आप feedback form में लिख सकते हैं. आपको presenter जो है वो answer कर देंगी इंशाल्लाह. Today's session, I'm sure कि we are all leaving here with a deeper understanding of how self-esteem can be shaped and sustained in the critical early stages of life, और किस तरह हम लोगों ने अपने बच्चों को ट्रेन करना है कि वो हाई सेल्फ एस्टीम के ऊपर बिल्ड हो. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल जॉइन यू विद अनदर डिस्कशन फोरम जो कि और इंटरेस्टिंग होगा, और उसके अंदर भी बहुत सारे कुछ इंटरेस्टिंग अप्रोचेस हम लोग लेके आएंगे. सो सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.